हेलो दोस्तों, आपका टॉप ऑफिसर क्लासेस में स्वागत है। हम आज एंटो 121 का जो है पेपर सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, तो चलो शुरू करते हैं। इसमें तीसरा सवाल आता है जिसमें आती है डेफिनेशंस। डेफिनेशन में देखो, पहला है सावकी जनन। सावकी जनन में क्या होता है? कुछ कीट ऐसे होते हैं जिनमें अपरिपक्व अवस्था में सक्रिय अंडाशय होते हैं। खुद कीट जो है परिपक्व नहीं होता है और अंडाशय उनके जो है विकसित हो जाता है तथा इनमें अंडे अनिषेक जनन रूप से विकसित होते हैं। अनिषेक जनन जो बिना निषेचित हुए जनन होता है, उसमें अंडे जो है विकसित होने जाते हैं। ऐसे अपरिपक्व होते हुए भी जनन करते हैं, इनको सावकी जनन कहते हैं। क्या होता है सावकी जनन? जिनमें जो है कीट परिपक्व न होते हुए भी जनन करके नई संतति पैदा करते हैं। अगला देखते हैं। अगली सेकेंड परिभाषा है द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति आपको पता ही है, कैरोलस लिनियस ने दी थी, जिसके अंदर नामकरण की एक प्रणाली है जिसमें एनिमल और प्लांट दोनों को स्पीसीज के दो आधार पर जाति और वंश, जाति पहले जीनस और सेकंड स्पीसीज के आधार पर इनको बांटा जाता है। तीसरे नंबर पे जो है परिभाषा आती है वो है सिबलिंग प्रजातियाँ। सिबलिंग प्रजातियों में क्या आता है? एनी ऑफ द टू और मोर रिलेटेड स्पीसीज, दो कोई जातियाँ जो आपस में संबंध रखती है, दैट आर मॉर्फोलॉजिकली नियरली, जो मॉर्फोलॉजिकली तो पास में मतलब समान होती है, लेकिन जो है इनकेपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग, वो उत्पादन में और फर्टाइल निषेचन में जो है अलग अलग होती है, उनको क्या कहते हैं? सिबलिंग प्रजातियाँ। एनी ऑफ द टू और मोर रिलेटेड स्पीसीज, जो जातियाँ एक या दो से अधिक जो समान रूप से होती है, जो मॉर्फोलॉजिकली तो समान होती है लेकिन जो है जेनेटिकली तो इनकेपेबल मतलब जो है कैपेबल नहीं होती है, लेकिन प्रोडक्शन और फर्टाइल उनमें जो है अलग होती है। फोर्थ नंबर पे जो है परिभाषा आती है, उसको बोलते हैं टेंटोरियम परिभाषा। टेंटोरियम, इसको देखते हैं। टेंटोरियम क्या होता है? कीटों के शरीर पर एक जो है सिर के ऊपर एक खड्डा पाया जाता है। खड्डा या उसको कहते हैं क्यूटिकल का बना हुआ एक कंकाल होता है। क्या होता है? क्यूटिकल क्या होता है? कीटों के शरीर में जो है उसकी त्वचा है, उसको क्यूटिकल बोलते हैं या क्यूटिकल की बनी होती है। उसके ऊपर एक कठोर कंकाल होता है। कार्य क्या होता है? मस्तिष्क को आदान प्रदान करता है। मस्तिष्क को एक आधार के रूप में ये प्रदान करता है। टेंटोरियम बोलते हैं। एक खड्डा टाइप होता है, मस्तिष्क के ऊपर पाया जाता है। आगे देखो। आगे है पंख शिरा विन्यास, यानी पंखों के ऊपर धाराएं। शिरा विन्यास का मतलब होता है धाराएं, रेखाएं, जो भी हम बोले शिरा विन्यास। पंखों को शरीर की दीवार के दोहरे स्तर पर विस्तार किया जाता है। शरीर की दीवार यानी शरीर की लेयर पर पंखों का विस्तार होता है, जिसमें पृष्ठीय और उदर रेखा की परत होती है जो पंखों के समान संरचना विकसित करती है। पृष्ठीय और उदर, पृष्ठ के ऊपर उदर के ऊपर रेखाएं बनी होती है और एक परत बनी होती है जो सीधा धाराएं टाइप की होती है, उनको पंखों के समान संरचना में विकसित करती है। चलो आगे देखते हैं। फिर अगला जो है चौथा सवाल आता है, वो आता है डिफरेंट का, अंतर का। तो इसमें है कि परागकण एकत्र करने वाली और खोदने वाली, ये क्या होती है? टांगे होती है कीटों की। टांगों के अंदर डिफरेंट बताना हमें। परागकण जो है एकत्र करने वाली ज़्यादातर किन में पाई जाएगी? मधुमक्खियाँ हैं, उन्हें में पाई जाएगी। ये टांगे सामान्य होती है, यानी नॉर्मली टांगे जैसी टांगे होती है, परंतु ये लंबे एवं घने बालों से ढकी रहती है, क्योंकि इस पर बाल हो गए तभी तो ये जो है परागकणों को एकत्र कर पाएगी, नहीं तो मुश्किल होएगा। और इसमें जो है टांगे छोटी मोटी या शक्तिशाली हो सकती है, खोदने वाली, और खोदने वाली है तो शक्तिशाली तो ऑब्वियसली होने भी चाहिए। आगे देखते हैं। टीबिया चपटी एवं चौड़ी होती है। टीबिया क्या होता है? टीबिया एक मधुमक्खी या कीटों के टांगों का प्रकार है। इस प्रकार में क्या है कि टीबिया या चपटी एवं चौड़ी होती है। या चपटी होगी और चौड़ाई में होगी तो इसमें परागकण जो है बालों के साथ आसानी से इसमें रह जाएंगे, और
यह टीबिया का अगला सिरा है, खुरपे के समान होता है। अब खोदने वाली टांग है तो वो खुरपे के समान होगा, तो खुदाई में आसानी होगी। किसी भी जैसे कोई भी कीट हो तो उसमें खोदने वाली टांगों में टीबिया जो है थोड़ा मोटा होता है और इसमें टीबिया चपटा और चौड़ा होता है। आगे देखो, इसमें वर्कर हनी भी पाई जाती है। वर्कर हनी भी क्या होता है? मधुमक्खियाँ होती है जो इसमें आती है, एक तरह से मान लेते हैं। और इसमें मधुमक्खियाँ वगैरह नहीं होती है। इसमें मधुमक्खियाँ नहीं होकर कोई शक्तिशाली जो खोदने वाले जानवर होते हैं वो मतलब कीट आते हैं, परागकण थैलियों का निर्माण करते हैं। इनमें क्या होता है? परागकणों की थैलियाँ बनी होती है, परागकण थैली पाई जाती है। यह जमीन खोदने वाले टीबिया सहायता करते हैं। जमीन खोदने में जो है टीबिया होता ही है, टांगों का प्रकार है वो, जो पाया जाता है 2-3 नंबर पर। टांगों खंडित में होती है इनकी टांगें, जो खंडों में टीबिया एक खंड है इसका वो होता है। इनमें कोक्सा बड़ा होता है, इनमें कोक्सा छोटा व चौड़ा होता है, ताकि चौड़ा होने पर उसमें खुदाई में मजबूती प्रदान करते। आगे देखते हैं। अब अगला सवाल है क्यूटिकल। क्यूटिकल क्या होती है? एक मिनट। क्यूटिकल यानी शरीर की ऊपरी परत जो बाहर पाई जाती है, जो हमें दिखती है। कीटों के शरीर पे जो ऊपर की बाहर की परत होती है हमें जो दिखाई देती है उसको जो है क्यूटिकल कहते हैं। क्यूटिकल कितने प्रकार की बता रहे हैं? क्यूटिकल है 3 प्रकार की, 3 इसमें परतें पाई जाती है। 3 परतों में सबसे पहली है एंडोक्यूटिकल। एंडो यानी सबसे ऊपर वाली परत। दूसरी परतों की तुलना में यह आंतरिक और सबसे पतली परत है। यह परत काइटिन की और आर्थ्रोपोडिन से बनी होती है। यह परत रंगहीन, नरम और लचीली होती है। एंडो यानी अंदर वाली, सबसे जो अंदर पाई जाती है, कीटों के शरीर में सबसे अंदर जो पाई जाती है परत, उसको कहते हैं एंडोक्यूटिकल। सेकेंड नंबर पर आती है, 3 परतों में सेकेंड नंबर पर जो होती है उसको कहते हैं एक्जोक्यूटिकल। एक्जोक्यूटिकल क्या होती है? जो एंडो के ऊपर पाई जाती है। बाहरी परत काइटिन और स्क्लेरेटिन, किस की बनी होती है? काइटिन की और स्क्लेरोटिन। यह क्या होती है? स्क्लेरोटिन एक प्रोटीन है, इसकी बनी होती है और साथ में मोटी भी होती है। इससे यह क्या होती है? बड़ी। सबसे अंदर वाली थोड़ी छोटी और लचीली होती है, सेकंड वाली लचीली कम और थोड़ी बड़ी होती है। यह परत रंग में थोड़ी गहरी और कठोर होती है। पहली परत रंगहीन होती है, यह थोड़ी रंग और गहरी और जो है कठोर होती है। अब आती है 3rd नंबर वाली एपिक्यूटिकल, जो सबसे बाहर और ऊपर वाली परत मानी जाती है। यह पतली होती है, सबसे पतली परत सबसे ऊपर जो हमें दिखाई देती है। एक्जोक्यूटिकल में उपस्थित सूक्ष्म रंध्र एपिक्यूटिकल का निर्माण में मदद करते हैं। एक्जोक्यूटिकल क्या है? सेकेंड परत है, उसमें जो परत सेकेंड परत जो है 3rd परत का निर्माण करती है। इसमें जो बाल पाए जाते हैं वो इसके निर्माण में सहायता करते हैं। फंक्शन ऑफ क्यूटिकल। क्यूटिकल के क्या फंक्शन हो सकते हैं? क्यूटिकल है तो क्या कार्य करती है? ऑब्वियसली हमें पता ही है कि शरीर है, शरीर की ऊपरी परत है, हमारे भी शरीर की ऊपरी परत है, वो क्या काम करती है? पहली तो सबसे मेनली यही है, शरीर की सुरक्षा करेगी। शरीर की सुरक्षा में शरीर की ऊपरी परत है वो शरीर की सुरक्षा में कार्य करती है और कीटों के शरीर को आकार और जो है मजबूती बनाए रखती है, ऐसा काम करती है। तीसरा पॉइंट है आंतरिक अंगों की सुरक्षा प्रदान करती है। अंदर वाले अंगों को, जैसे हमारे शरीर के अंदर ऑर्गन्स है, उनको कौन सुरक्षा प्रदान करती है? हमारे जो बाहर की स्ट्रक्चर है या बाहर की, वही सुरक्षा प्रदान करेगी। शरीर को बाहरी वातावरण के अनुकूल बनाती है। बाहर का जैसे वातावरण है उसके अनुकूल उसको बनाए रखती है। शरीर से पानी को रोकती है। जैसे गर्मी का मौसम होता है तो हीटिंग ज़्यादा होती है तो उसमें पानी ज़्यादा उड़ता है, तो क्यूटिकल लेयर जो होती है वो पानी को कम करती है ताकि टेम्परेचर बना रहे कीटों का, जो भी है जिनका। अगला है कीटों में पंख के विभिन्न प्रकार के रूपांतरण। कीटों में पंख होते हैं, जैसे कीटों में 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं, उनका रूपांतरण किस प्रकार से होता है उसको हम अब पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। तो पंखों के रूपांतरण यानी चेंजेबल। तो सबसे पहले होता है टेगमिना में बदल जाते हैं। टेगमिना इस पंखों का एक प्रकार मान ले से कह सकते हैं। तो उसमें जो है
बदल जाता है। टेगमिना। आर्थोप्टेरा ब्लेटेरिया गण के कीटों में चमड़े की बनी होती है बिटल। बिटल क्या है? बिटल एक कीट है। एलाइट्रा और बग्स पर हेमिलेट्रा की तरह टेगमिना के पीछे नाजुक पंखों की रक्षा में मदद करती है। टेगमिना होता है ना, वो एक अलग प्रकार की पंख बन जाती है, पंखों का एक विशेष रूप बना लेती है। तो आर्थोप्टेरा गण में ये पंखें पाई जाती है। सबसे मेन है, अगर छोटा क्वेश्चन बनता है ना छोटे वाले में, तो ये बन सकता है कि आर्थोप्टेरा में कौन सी टांगें पाई जाती है, या पंखों का कौन सा रूपांतरण होता है, सॉरी। तो आर्थोप्टेरा में टेगमिना। और ब्लेटेरिया गण है, ब्लेटेरिया गण में कीटों में जो है चमड़े की बनी होती है, या चमड़े टाइप की बन जाती है। पंख जो है वो चमड़े टाइप की और मजबूत होती है। बिटल पर एलाइट्रा, बिटल पे एलाइट्रा टाइप की ये हो जाती है। और बक्स पर हेलिमेंट्रा की तरह टेगमिना के पीछे, टेगमिना होता है ना कीटों के शरीर पर, उसके पीछे नाजुक पंखों की तरह ये रक्षा में मदद करती है। जैसे टिड्डे में और मोनिटिड्स में ये जो है इनके वो एग्जाम्पल। टेगमिना किन पाई जाती है? इन कीटों में पाई जाती है। आगे देखते हैं। हेमिलेट्रा। हेमिलेट्रा क्या होता है? इसका सेकंड रूप है पंखों का। तो एलाइट्रा की एक भिन्नता जो है, इसमें हेमिप्टेरा के ओरिजिनस को हेमिलेट्रियस कहा जाता है, क्योंकि वह 2/3 में कठोर होती है, जबकि बाहरी भाग झिल्लीदार होता है। इनका बाहर का भाग तो झिल्ली टाइप बना होता है, और बाकी का जो है पहले वाला भाग कठोर होता है। बग्स ऑर्डर हेमिप्टेरा। हेमिप्टेरा गण के बग्स जो होते हैं उनमें हेमिलेट्रा टाइप की। हेमिप्टेरा में ट्रिक्स क्या है कि हेमिप्टेरा में कौन सी पंख पाए जाते हैं? हेमिलेट्रा। हेमिप्टेरा में हेमिलेट्रा। अगली है हाल्टर। हाल्टर पंख। हाल्टर पंख कौन सा होता है? किस में पाए जाते हैं? पहली बात तो मेन क्वेश्चन तो यही है कि ये डिप्टेरा में पाए जाते हैं। डिप्टेरा गण के कीटों में पिछले पंख जो है अनुपस्थित होते हैं। हाल्टर पंख पाए जाते हैं इनमें और डिप्टेरा में, और इनके पिछले पंख जो है अनुपस्थित होते हैं, और ये उड़ान के दौरान संतुलन और दिशा के लिए उपयोग किया जाता है। हाल्टर पंख क्या होते हैं? हाल्टर पंख डिप्टेरा गण में जो है पिछले पंख अनुपस्थित होने पर ये जो पंख हाल्टर है वो उड़ान के दौरान संतुलन और दिशा के लिए उपयोग किया जाता है। ऑल फिल्स में पाए जाते हैं। अब आगे आता है झिल्लीदार पंख। झिल्लीदार पंख क्या होते हैं? स्पष्ट सिराओं युक्त, हमेशा उड़ान के लिए उपयोगी होते हैं। टिड्डे में, बेटल्स में ये पाए जाते हैं। अब हमारे पास है झिल्लीदार पंख। झिल्लीदार पंख थोड़े पतले पतले होते हैं और स्पष्ट सिराओं युक्त, सिराएं पाई जाती हैं, उन पर सिराएं पतली पतली धारियाँ होती है, वो पाई जाती हैं। हमेशा उड़ान के लिए उपयोगी। कौन से? झिल्लीदार पंख। 5वां पार्ट है पंखों का, जो है उड़ान के लिए उपयोगी। टिड्डे में और बीटल्स में पाई जाती हैं। आगे देखते हैं। स्पेशल पंख। नाम से स्पेशल है तो कुछ तो स्पेशल होगा ही होगा। विंग्स पतले झिल्लीदार होते हैं। ये पंख जो होते हैं पतले और झिल्ली युक्त होते हैं, लेकिन सभी एक विषैली सतह के साथ कवर होते हैं। स्पेशल पंखों में एक स्पेशल चीज़ होती है। क्या? ये विषैले पंख होते हैं। विषैली कवर के साथ, सतह के साथ कवरिंग होते हैं। ये उड़ान के लिए उपयोगी है। अब पंख है, ऑब्वियसली उड़ान तो करेंगे ही, लेकिन इनकी स्पेशल क्या है स्पेसिफिकेशन कि ये पतले, झिल्लीदार और सभी एक विषैली सतह के लिए बने होते हैं। बटरफ्लाइज में ये इसका एग्जाम्पल मान सकते हैं आप। अगली 7वें नंबर पे है फ्रिंग्ड विंग्स। फ्रिंग्ड विंग्स कौन से विंग्स है? फ्रिंग्ड विंग्स। इन पंखों में बहुत कम शिरा विन्यास पाया जाता है। इनमें लाइनिंग नहीं होती है, प्लेन जो है ये पाए जाते हैं। फ्रिंग्ड विंग्स यानी नॉर्मली पंख। आगे देखते हैं। पिसर्ड विंग्स। पिसर्ड विंग्स 8वां पार्ट क्या है? पिसर्ड विंग्स। इस प्रकार के पंखों में अगले पंख 2 बार विभाजित होते हैं। अगले पंख जो है वो डिवाइडेड होते हैं, किसमें? 2 पार्टों में, और एक कांटे जैसी संरचना विकसित करते हैं। वही पिछले 3 भागों में विभाजित होते हैं। ये पंख उड़ान हेतु उपयोगी है। पिसर्ड विंग्स में क्या होता है?
अगले पंख तो 2 बार विभाजित होकर कांटों में बदल जाते हैं, और पिछले पंख जो होते हैं वो 3 बार विभाजित होकर उड़ान के लिए उपयोगी। पिछले तो उड़ान में आ जाते हैं और अगले कांटों के रूप में बदल जाते हैं, जो इनकी कुछ स्पेशल स्पेसिफिकेशन है पंखों की। चलो अगला देखते हैं, स्यूडो होल्टर। स्यूडो होल्टर पंख, ये पंख लघु और संशोधित होते हैं जो कि डंबल के आकार के होते हैं। स्यूडो होल्टर पंख कैसे होते हैं? डंबलाकार, डंबल के आकार के पंख पाए जाते हैं कीटों में। अब अगला क्वेश्चन 6 नंबर है, इसको देखते हैं, जो 1 से 1.5 पेज में हमें लिखना होता है। तो क्वेश्चन क्या है? कीटों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कायांतरण को सचित्र व उदाहरण सहित समझाइए। अब हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि कीटों में जो है रूपांतरण को बताइए और उदाहरण सहित समझाइए। कीटों में होने वाले रूपांतरण को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। रूपांतरण, कीटों के रूपांतरण में कितने भागों में? 3 भागों में। 3 भागों में कौन से? एक तो नॉर्मल रूपांतरण हो जाएगा कि जैसे वो पैदा हुए, अंडे से बाहर निकले और जैसे जैसे बड़े होते गए वो जो है वयस्क अवस्था तक हो जाएंगे। सेकेंड नंबर है, सेकेंड नंबर पर नॉर्मल रूपांतरण होगा, जैसे अंडा और निम्ब और सीधा वयस्क बन जाएगा, उसमें प्यूपा अवस्था जो है नहीं पाई जाएगी। और थर्ड नंबर पर आता है जो है पूर्ण कायांतरण। पूर्ण कायांतरण में चारों अवस्थाएं पाई जाएगी। चारों कौन सी? अंडा, लार्वा, जो है प्यूपा, वयस्क, ये जो अवस्थाएं पाई जाएगी। तो पहला देखते हैं कि रूपांतरण रहित। पहले में रूपांतरण या साधारण रूपांतरण इसको बोल सकते हैं। रूपांतरण रहित, इस प्रकार के रूपांतरण में कीट भी कायांतरण अवस्था से नहीं गुजरते हैं। इनमें कोई किसी भी प्रकार का कायांतरण नहीं होता है, सीधे ही क्या करते हैं, जैसे बच्चा पैदा हुआ वो बड़ा होता जाएगा और उम्र के हिसाब से उसमें मॉडिफिकेशन आती जाएगी। ये कीट जब अंडे से बाहर निकलते हैं तो वयस्क कीट के जैसे ही दिखाई देते हैं, परंतु जो है वयस्क की तरह अंडे से बाहर निकलते हैं तो ये वयस्क कीट के जैसे दिखाई देते हैं, परंतु इनका आकार छोटा होता है। आकार में छोटे होंगे और उसके बाद ये वृद्धि करते हैं तथा वृद्धि करते हैं जब पूर्ण रूप से प्रजनन अंगों का विकास न हो जाए, यौन परिपक्वता तक नहीं पहुंच जाए, तब तक ये जो है इनकी अवस्थाएं होती है, इनमें रूपांतरण नहीं पाया जाता। सिल्वर फिश इसका उदाहरण है। सिल्वर फिश होती है ना, इसका नाम तो फिश, इसके पीछे फिश लगा हुआ है, लेकिन ये कोई फिश नहीं है, ये एक कीट ही है। तो ये कीट किस प्रकार का है? जिसमें किसी प्रकार कायांतरण, जैसे अंडे से निकला वो निम्फ वगैरह, लट वगैरह नहीं बनेगी, वो एक फिक्स आकार होगा उसका। इसका और उदाहरण है जैसे सिल्वर फिश, स्प्रिंगलेट्स, ये जो है उदाहरण। आगे देखते हैं, आगे इसको साधारण रूपांतरण नाम दे सकता है या फिर इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, यानी अपूर्ण कायांतरण। एक अब देखो सही दिखेगा, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, इनको अपूर्ण कायांतरण के नाम से इजीली याद रहेगा। अपूर्ण कायांतरण में क्या होता है? इस प्रकार के रूपांतरण में कीटों के जीवन चक्र में अंडा, निम्फ और वयस्क, मेन चीज क्या याद रखनी है? अंडा, निम्फ, वयस्क, ये 3 चीज याद रखनी है। अंडा, निम्फ, वयस्क शामिल होते हैं। निम्ब में पंख नहीं पाए जाते और मेनली ये चीज़ है कि निम्ब में पंख नहीं होंगे और ये जनन के लिए भी लायक नहीं होंगे, ये जनन नहीं करेंगे और पंख नहीं होंगे, विकसित नहीं होते, परंतु वे प्रौढ़ कीट जैसे दिखाई देते हैं, प्रौढ़ कीटों की तरह दिखाई देंगे। निम्ब निरंतर निर्मोचन करता हुआ वयस्क कीट में बदल जाता है। धीरे धीरे वो निर्मोचन करेगा, त्वचा हटाएगा अपनी और जो है वयस्क कीट में बदल जाता है। इस प्रकार के रूपांतरण में प्यूपा अवस्था जो है अनुपस्थित होती है। मेन चीज़ यही है कि अपूर्ण कायांतरण में क्या होता है? प्यूपा अवस्था नहीं पाई जाती और इसको साधारण रूपांतरण भी कह सकते हैं। अभी एक शब्द है इसमें, जैसे कहाँ पे है, निर्मोचन। निर्मोचन क्या होता है कि जैसे कीट का शरीर है वो एक समय में अपने शरीर के ऊपर से बॉडी लेयर को हटा देगा और नई बॉडी लेयर आएगा। हमारे शरीर में जैसे कभी सर्दियों के मौसम में जो है जैसे पपड़ी उतरती है हाथों से, तो वो एक निर्मोचन है, नई त्वचा आती है। उसी प्रकार कीटों में निर्मोचन होता है और नई चीज़ आती है। इसके जो एग्जाम्पल है जैसे माई फ्लाइज, ड्रैगन फ्लाइज, स्टोन फ्लाइज, ये जो इसके एग्जाम्पल्स है। और इसके आगे देखो, लार्वा कीट है जो शरीर की रचना तथा कीट की आदत दोनों से भिन्न होती है। लार्वा कीट में क्या होता है? शरीर की रचना और कीट की आदत दोनों भिन्न होती है। लार्वा में वक्ष्य व उदरीय दोनों टांगें उपस्थित होती है। कभी कभी ये दोनों ये
दो में उपस्थित भी हो सकती है, परंतु वयस्क में केवल वक्षीय पैर पाए जाते हैं। इस प्रकार के रूपांतरण में कीट प्यूपावस्था में पंखों का निर्माण करते हैं, इसलिए इन्हें अंतरपंखीय भी कहते हैं। इसमें आप ये एक बात ऐड कर सकते हैं कि इनको अंतरपंखीय कहते हैं। अब अगला देखते हैं। ये जो है पूर्ण रूपांतरण आ गया। पूर्ण रूपांतरण, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। इन कीटों के जीवन चक्र में 4 अवस्थाएं होती है, अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क। ये चारों बता ही दिया। ये जैसे पहले अंडा है, अंडा से लार्वा बनेगा, और लार्वा में त्वचा निर्मोचन वगैरह होगा, थोड़ा बड़ा होगा, या लार्वा को हम लट भी कह सकते हैं। लट आपने कभी देखी होगी खेतों वगैरह में, लट जो होती है। और उसके बाद बनता है प्यूपा और वयस्क। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्थोप्टेरा गण की विशेषताएं एवं वर्गीकरण उदाहरण सहित लिखी है। आर्थोप्टेरा गण है, आर्थोप्टेरा गण में जो है उनकी विशेषताएं बतानी है और वर्गीकरण। अब आर्थोप्टेरा की विशेषताएं क्या है, देखो। सीधे पंखों वाले कीट होते हैं। आर्थोप्टेरा की पहली विशेषता क्या है, इनके पंख सीधे होंगे। अगली क्या है, लंबी शरीर के साथ आमतौर पर मध्यम या बड़े आकार के कीट होते हैं। इनका शरीर लंबा होगा और जो है मध्यम या बड़े आकार के हो सकते हैं। मीडियम आकार के, बिल्कुल छोटे भी नहीं होंगे, मीडियम या फिर बड़े होंगे। आगे देखो, सिर हाइपोनोटस और पेगानोटस तथा एंटीना जो है फिलफॉर्म होता है। इनमें एंटीना भी पाया जाता है। और सिर जो है हाइपोग्नेथस नाम आपने सुना ही होगा, हाइपोग्नेथस प्रकार का होता है। आगे देख तो इसमें मुखांग कैसा होता है, मुख के अंग। मुखांग क्या होता है, मुख के अंग। बिल्टिंग एंड चाविंग टाइप के कैसे होते हैं, विल्टिंग और चाविंग, चबाने वाले, और इनके जो है मुखांग पाए जाते हैं। पंख जो इनके सीधे होते हैं। सामने के पंख लंबी और संकीर्ण होती है। जो सामने पाई जाने वाली पंख होती है ना, वो लंबी और संकीर्ण सीधी होती है। कई सिराओं युक्त होते हैं। अगला सिरा जो मोटा होता है, इसमें टेगमिना के रूप में जाना जाता है। इसके जो सिराएं पाई जाती है ना, उसमें अगला सिरा मोटा टेगमिना के रूप में जाना जाता है। विशेष संतुलन अंग मौजूद होते हैं। इस गण में क्या होते हैं, विशेष संतुलन अंग, संतुलन बैलेंस बनाए रखने वाले अंग पाए जाते हैं। श्रवण या टाइप मैनल अंग भी अच्छी तरह से विकसित होते हैं। सुनने वाले अंग भी इनमें अच्छी तरह से होते हैं। कोई चीज़ को आसानी से सुन सकते हैं वो। ये पहले पेट के क्षेत्र के दोनों और पूर्व टीबिया के आधार पर स्थित होते हैं। पेट के जो साइड में होते हैं ना, टीबिया पैरों वाले पाए जाते हैं। इसमें टारसाई 4 खंडों की बनी होती है। टारसाई जो कीटों के भाग है ना, वो 4 खंडों में बंटी होती है। मादा में मिट्टी में अंडे देने के लिए उपयुक्त वाल्वों के साथ अच्छी तरह से विकसित उपवियोजित पाया जाता है। मादा कीट है, वो अंडे देगी ओबियसली, तो अंडों में उपयुक्त इनके वातावरण के साथ सूट होने वाले होते हैं। और इनमें मेन बात, इनमें कायांतरण शरण या अधूरा या इनकम्प्लीट कायांतरण पाया जाता है। इसमें प्यूपा अवस्था नहीं पाई जाती है, मेन बात है। आगे देखते हैं। आगे है एग्रिडिसी फैमिली। कौन सी, इसकी आर्थोप्टेरा गण की जो है एग्रिडिसी फैमिली, इसके बारे में आगे देखते हैं। शरीर की तुलना में एंटीनी फिलफॉर्म और छोटी जिसके खंड पाए जाते हैं, तथा प्रोनाउन सैंडल की आकृति का होता है। इसमें क्या होता है, सैंडल की आकृति का, जिसमें शरीर की एंटीनी पाई जाती है और छोटी होती है और खंडों में बंटी होती है। ओस्ट्री अंग जो उदर के प्रथम खंड के दोनों तरफ स्थित होते हैं। ओस्ट्री अंग जो शरीर के प्रथम खंड के पिछले दोनों सिरों की तरफ पाए जाते हैं। पिछले पैर कूदने में रूपांतरित हो जाते हैं और टार्सस खंडों युक्त होता है। पिछले पैर जो है वो कूदने में हो जाते हैं। ओस्ट्री अंग पाए जाते हैं, प्रथम खंड के दोनों तरफ स्थित होते हैं। पिछले पैर इनके जो है कूदने के लिए काम में आते हैं और टार्सस खंडों युक्त होता है। टार्सस जो पैरों का एक प्रकार है, उसमें कई तरह के 4 या 5 अलग अलग कीटों में अलग अलग खंड पाए जाते हैं। वाल्व छोटा व घुमावदार होता है। एग्जाम्पल ग्रासहोपर टिड्डा है। आगे देखो, ग्रिलिड या इसको जो है क्रिकेट भी कहते हैं। अगला वर्ग कौन सा है, ग्रिलाइड। एंटीना लंबी पाई जाती है। इस वर्ग में क्या पाई जाती है, एंटीना जो है वो लंबी होगी।
लंबी प्रकार की एंटीना पाई जाती है। टार्सस 4 खंडों में विभक्त होता है। टार्सस के कितने खंड पाए जाते हैं इसमें? 4 खंड। ओविपोजिटर पतला और सुई की तरह होता है। इसमें एक ओविपोजिटर होता है जो कितना होता है? पतला टाइप का और सुई की तरह होता है। अगले पंख के किनारे पर कवर करने के लिए नीचे झुकी हुई होती है। अगले पंख जो होते हैं ना वो शरीर को कवरेबल करते हैं आराम से, और जो नीचे है झुकते हैं और शरीर को कवर करते हैं। इसमें जो है ये जेलियस स्पीसीज पूरी आती है इसके अंदर। अगला 7वां क्वेश्चन देखो कि कृषि के महत्वपूर्ण कीट गणों के नाम बताइए। लेपिडोप्टेरा अथवा हेमिप्टेरा गण के लक्षण और उसके कुटुंबों को जो है उनके गुण उदाहरण सहित लिखिए। तो देखते हैं पहला कौन सा है? लेपिडोप्टेरा। लेपिडोप्टेरा की विशेषताएं क्या है? लेपिडोप्टेरा क्या है? लेपिडोप्टेरा एक गण है। इसकी अभी हम क्या पढ़ेंगे? विशेषताएं। पंखों पर सल्कों का पाया जाना। पंख के अंदर जो है, जैसे ये पंख है कीट के पंख, इसके अंदर ऐसे सल्क पाए जाएंगे। सल्क पाए जाते हैं। इस गण के अंतर्गत आने वाले कीटों के सलब या तितलियां कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? इनको एक नया नाम दे रखा है। किसमें? लेपिडोप्टेरा में। या तो सलब कह देंगे या तितलियां। इनमें सलब और जैसे नॉर्मल कीटों में अंतर भी पूछे जाते हैं कि इनमें सलब में और नॉर्मल कीटों में अंतर क्या होता है, ये क्वेश्चन बनता है। तो सलब और इनको सलब या तितलियां कह सकते हैं। कीटों का आकार छोटा तथा लंबा बेलनाकार कोमल सल्कों से ढका रहता है। कोमल सल्कों से ढका रहता है। सल्क कैसे होते हैं? सल्क जो है पंखों पर पाए जाने वाले पाए जाते। कीटों का आकार छोटा, लंबा, बेलनाकार, कोमल पाया जाता है। इनका रंग विविध प्रकार के भद्दे से लेकर चमकीला, लाल, पीला होता है। अलग अलग रंगों के, जैसे सुंदर, भद्दे, किसी भी प्रकार के अलग अलग होते हैं। सिर छोटा, अधोमुखी होता है तथा गर्दन के द्वारा वक्ष से जुड़ा होता है। सिर के बाद में क्या आता है? वक्ष। तो उससे छोटा सा वक्ष से सिर छोटे प्रकार का होता है इसका। संयुक्त आंखें अपेक्षाकृत बड़ी तथा प्राय 2 उपनेत्र मिलते हैं। इसमें संयुक्त आंखें पाई जाती है, यानी बड़ी बड़ी आंखें पाई जाती है, और उपनेत्र भी होते हैं। आंखों के पास छोटी छोटी और आंखें, डबल आंखें बोल सकते हैं इनको। एंटीना विविध प्रकार की होती है। अलग अलग प्रकार की एंटीना पाई जाती है। एंटीना क्या होती है पहले देखते हैं हम। एंटीना क्या है कि इसमें एक संवेदी अंग है। कीटों का क्या है? संवेदी अंग। जो जैसे ताप है, गर्मी है, ठंड में जाना है कीट को, जैसे पानी के पास जाना है, कहीं के भी जाना है, तो वो एंटीना से संवेदन करेगा, किसी चीज़ को समझेगा, वो उसको एंटीना बोलते हैं। उदर के अंदर 10 खंड पाए जाते हैं। उदर क्या होता है? पेट। पेट के अंदर कितने खंड होते हैं? 10 खंड। लेपिडोप्टेरा गण के उदर में 10 खंड पाए जाते हैं। इनमें पूर्ण कायांतरण पाया जाता है। क्या होता है? पूर्ण कायांतरण। पूर्ण कायांतरण मतलब अंडा, लार्वा, प्यूपा, वयस्क, चारों अवस्थाएं इनमें पाई जाती है। अब इसकी पहली फैमिली देखते हैं। पहली फैमिली कौन सी है? फैमिली है रेजिडाई। राइडाई फैमिली है इसकी, जिसके अंदर नर व मादा में सभी टांगे पूर्ण विकसित तथा एक सी होती है। नर व मादा में क्या होती है? सभी टांगे पूर्ण विकसित और एक प्रकार की होती है। टांगों पर नाखून, हमारी तरह इनके भी टांगों पर क्या होते हैं? नाखून पाए जाते हैं। तंते युक्त संरचनाएं पाई जाती है। इसके अलावा लंबे तथा शरीर की विविध प्रकार के जो है इनमें सीटी होती है। अब अगला है पेपिलियोनिडी। अगली इसकी फैमिली कौन सी है? पेपिलियोनिडी। पेपिलियोनिडी फैमिली की क्या विशेषता है कि स्लो टेल बटरफ्लाई। इसका एक उदाहरण मान लें, सोलो टेल बटरफ्लाई इसके अंदर आती है। इसकी पिछली जोड़ी पंख के पिछले किनारों पर इस पर होते हैं। पिछली जोड़ी पंख के पिछले किनारों पर क्या पाए जाते हैं? इस पर पाए जाते हैं। अगली फैमिली देखते हैं। अगली फैमिली है नोक्टिड्यूई फैमिली। कौन सी है? नोक्टिड्यूई फैमिली। ये प्रकाशग्राही व रात्रिचर होते हैं। ये प्रकाश के पास, जैसे लाइट लगी है, कहीं लट्टू लगा है, उसके पास जाते हैं, और रात्रि में घूमने वाले क्या होते हैं? कीट होते हैं। एंटीना मादा में फिलीफॉर्म तथा नर में कंगाकार होता है। मादा में किस प्रकार का एंटीना होता है? फिलीफॉर्म प्रकार का, और नर में कंगाकार प्रकार का एंटीना होता है। टीबिया है, टीबिया टांगों का प्रकार होता है, जो कैसे होते हैं? लंबे प्रकार के टीबिया होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, और टीबिया में खंड पाए जाते हैं। आगे देखो, अगली कौन सी फैमिली है?
सेपिडेई फैमिली। कौन सी है? सेपिडेई। इसमें क्या होता है, नर कीटों में एंटीना जो है बालों से ढकी होती है। नर कीटों में इसकी एंटीनी होती है ना, जो संवेदी अंग होता है, वो किससे ढकी होती है? बालों से ढकी होती है। अगली वाली फैमिली है फेरेडेली। कौन सी? फायरोडेली फैमिली है, जिसके अंदर मैक्सिली पल्प तथा लेबियल पल्प दोनों ही विकसित होते हैं। मैक्सिली पल्प मुंह वाला, मुंह में मैक्सिला पाई जाती है ना वो, और लेबियम जो है मुंह के प्रकार है, उनके जो पल्प होते हैं, जबड़े जिनको बोलते हैं, वो क्या होते हैं? विकसित प्रकार के होते हैं। पेडी स्टेम बोरर और जो है जवार स्टेम बोरर, इनके दो उदाहरण है। अगली है गैलिसिडियाई फैमिली। कौन सी? गैलिसिडियाई फैमिली। कीट की पिछली टीबिया पर कड़े बाल पाए जाते हैं। इनमें क्या है? छोटी छोटी विशेषताएं हैं जो बस एक बार पढ़ लेना, और मेन चीज़ है इनको याद रखना, फैमिलियों को, जो आप आसानी से लिखते हैं। कीट की पिछली टीबिया पर कड़े बाल पाए जाते हैं। अगली फैमिली है एक्रिडी फैमिली, जिसमें लार्वा जो है रोम युक्त होते हैं। लार्वा कैसे पाए जाते हैं? लार्वा जो अवस्था इनकी होती है वो रोम युक्त होती है। अब ये अगली फैमिली है बॉम्बिसिडी फैमिली। कौन सी है? बॉम्बिसिडी फैमिली। इसमें क्या पाया जाता है? कीट प्यूपा में बदलने से पहले चारों ओर रेशम का कोया बनाते हैं। कीट जो होता है वो प्यूपा में बदलेगा, उससे पहले क्या करेगा? एक कोया बना लेता है, उसके अंदर जो है ये फिट होता है। प्रौढ़ कीट भोजन नहीं करते। किसकी? बॉम्बिसिडी की सबसे खास बात क्या है? ये याद रखने की बात है कि प्रौढ़ के अंदर प्रौढ़ कीट होते हैं, उनके बॉम्बिसिडी फैमिली के प्रौढ़ कीट जो होते हैं वो भोजन करते ही नहीं है। जैसे इसका उदाहरण है शहतूत का रेशम कीट, जो हमें रेशम प्रदान करता है। आगे देखो, अगला आ गया हेमिप्टेरा फैमिली। आर्थोप्टेरा हमने पढ़ ली, उसकी फैमिली देख ली। अब हेमिप्टेरा गण आ गया। हेमिप्टेरा क्या है? गण। अब इसको पढ़ते हैं हम। अब इसकी पहली फैमिली कौन सी है? पेंटोमिडी फैमिली। पेंटोमिडी फैमिली, क्या नाम है इसका? हेमिप्टेरा गण की पहली फैमिली है पेंटोमिडी, जिसके उदाहरण ही दिए। ज़्यादा इसके लंबा चौड़ा क्वेश्चन होता है, इसलिए इसके सिर्फ उदाहरण याद रखना है आपको। ग्रीन बग और रेड पम्पकिन बग, यही है। अगली है कार्सिडी फैमिली, या इसको बोलते हैं लीफ फुटेड बग्स। लीफ फुटेड बग्स, इसमें क्या आता है? मीडियम टू लार्ज लॉन्ग नेसेसरी बग। एग्जाम्पल जैसे चावल के अंदर पाई जाने वाली बग होती है, जो लेपिडोप्टेरा की होती है। अब अगली है अगला फैमिली है, अगला परिवार कौन सा है? फायरिकोकोरिडी फैमिली। फायरिकोकोरिडी फैमिली, इसमें एक उदाहरण है रोइड कॉटन बग। लाल सुंडी जो होती है ना, किसकी? कपास की लाल सुंडी, वो इसकी एक कैरिडो फैमिली में आती है। अगली फैमिली है लाइजिडी सीड बग्स। लाइजी सीड बग्स मतलब ये क्या है? जो है सीड को नुकसान, यानी बीज को नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। इस माल छोटे छोटे होते हैं, हार्ड बॉडीड होती है। इसमें ये जो इसकी बॉडी कैसी होती है? कठोर होती है। कार्कोडिली फैमिली, ये किस में आती है? कॉटन लीफ होल्डर में। कॉटन में होती है। कौन सी? कार्किडिली फैमिली। इसका जो कीट है कॉटन लेप हॉपर, जो कपास की पत्तियों को खाने वाला होता है ना कीट, वो इसके अंदर आता है। इसका एग्जाम्पल है। अगली फैमिली है डेल्प्रिडी प्लांट हॉपर। अगला कौन सा है? डेल्प्रिडी प्लांट हॉपर। दिस इज द लार्जेस्ट फैमिली अमोंग द प्लांट हॉपर्स। ये पादप कीट होता है ना, उनकी सबसे बड़ा जो है इनका ये है प्लांट हॉपर्स। दिस इज द लार्जेस्ट फैमिली। इसमें क्या आता है? ब्राउन प्लांट हॉपर्स, भूरा कीट, पादपों का भूरा कीट। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कीटों में पाए जाने वाले विभिन्न मुखांगों के नाम लिखिए और काटने व चबाने वाले मुखांगों को भोजन ग्रहण की विधि सहित समझाइए। कीटों में पाए जाने वाले क्या होते हैं? मुखांग, मुख्य अंग। चार पांच प्रकार के जो होते हैं ना, वो हम पढ़ेंगे। और काटने और चबाने वाले जो होते हैं ना, उनके मुखांगों को भोजन कैसे करते हैं, उसकी विधि हम पढ़ेंगे। कीटों के क्या है?
इंसेक्ट माउथ पार्ट्स, कीटों के मुंह के पार्ट। भोजन के प्रकार एवं ग्रहण करने की विधि के अनुसार ही कीटों के मुख की रचना होती है। कीटों के मुख की रचना किस प्रकार की होती है, वो जो किस प्रकार के भोजन करते हैं, किस प्रकार से वो रहन सहन करते हैं, उसके अनुसार ही उनका जो भोजन करने की व्यवस्था होती है। कीटों में भोजन में विभिन्न प्रकार की विभिन्नता पाई जाती है, अतः विभिन्न कीटों में अलग अलग प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं। अलग अलग कीटों, अलग अलग फैमिली में अलग अलग कीट आते हैं, उनमें अलग अलग प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं। मुख रूपांतरण के जितने उदाहरण कीट वर्ग में मिलते हैं, संभावना उतने प्राणी जगत में अन्य किसी भी वर्ग में नहीं मिलते। मुख के बदलने या मुखों के रूपांतरण कीटों में जितने मिलते हैं ना, उतने किसी भी और फैमिली में नहीं मिलते हैं। सबसे ज़्यादा कीटों में ही मुखों के रूपांतरण मिलते हैं, उतने किसी पूरे जगत में, पूरे प्राणी जगत में किसी में मुखों के रूपांतरण नहीं मिलते। मुख रूपांतरण होने वाली इसके अंदर निम्नलिखित भाग होते हैं, इसको भोजन करने में सहायता प्रदान करते हैं। यहाँ से देखो, पहला कौन सा है, लेबियम। सबसे ऊपर जो आता है कीटों का मुख का प्रकार है, जो है कौन सा है, लेबियम। अब अलग अलग कीटों में अलग अलग प्रकार का लेबियम होगा। सेकंड पर आता है मैंडिबल्स, लेबियम, मैंडिबल्स, मैगजिली। अगला आता है लेबियम, और लास्ट में आता है हाइपोफेरिंक्स। हाइपोफेरिंक्स, हाइपोफेरिंक्स क्या होता है, एक जीभ, कीटों में जीभ के समान संरचना पाई जाती है, उसको कहते हैं हाइपोफेरिंक्स। लेबियम, मैंडिबल्स, मैगजिली, लेब्रम, मैंडिबल्स, मैगजिली, लेबियम, हाइपोफेरिंक्स। लेब्रम, मैंडिबल्स, मैगजिली, लेबियम, हाइपोफेरिंक्स, ये 5 होते हैं, इनको खासकर याद रखना चाहिए। ब्रीथिंग एंड चिथिंग टाइप माउथ पार्ट्स, इनके मुंह के जो है प्रकार है, जो हम पढ़ेंगे आगे। चलो देखते हैं आगे, ये कैसे खाते हैं और कैसे चबाते हैं। खाने और चबाने के आधार पर इनको आगे पढ़ते हैं। कौन से गणों में पढ़ना है, ऑर्थोप्टेरा, आइसोप्टेरा एंड कोलियोप्टेरा। इन तीनों जो है ना गण, इनके हम जो है ये पढ़ेंगे। ये प्रथम प्रकार के मुखांग है, जिन्हें आदिम या प्राचीन प्रकार के माने जाते हैं। ये जो कीटों के गण हैं, इनमें प्रथम प्रकार के मुखांग है, जिनमें आदिम यानी सबसे पुराने कीट जो हैं वो इन्हीं गणों में आते हैं। इस प्रकार प्राचीन माने जाते हैं। इनके मुख में पाई जाने वाली संरचना, कौन सी संरचना, मैंडिबल, बहुत कठोर होती है, भोजन को छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है। हमने जो पढ़ा है ना मैंडिबल मुख्य प्रकार, वो इनमें कठोर होता है, जो भोजन को अलग अलग टुकड़ों में, हमारे अंदर भोजन के कौन टुकड़ा करता है, दांत, तो इनमें कौन करता है, मैंडिबल। हमारे दांतों की तरह कौन कार्य करता है, मैंडिबल जो होता है हमारे दांतों की तरह कार्य करता है। अब आगे आती है मैगजिली। मैगजिली क्या करती है, मैगजिली ये अत्यधिक मजबूत लेसिनिया, गैलिया के साथ साथ पाई जाती है, जो भोजन को काटने मिलाने में सहायता करती है। हमारी जीभ जैसे लार छोड़ती है, उसी प्रकार मैगजिली होती है ना, उसके अंदर एक लेसिनिया और गैलिया पाई जाती है, जो भोजन को काटने और मिलाने में सहायता करती है। इस प्रकार के कीट पत्तियों को अनियमित रूप से काटते तथा छेद करते हैं। ये कीट कौन से होते हैं, पत्तियों को काटने वाले होते हैं। इनमें यह जो कीटों की विशेषता है। अब जो है 19-20 का पेपर आ गया, अब आगे चलते हैं। ये तो छोटे वाले क्वेश्चन है कोई। अब पेपर आ गया सेकंड, हमारा फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो गया। अब है जैसे कोकून। कोकून क्या होता है, तीसरे का पहला क्वेश्चन आ गया कोकून। तो कीट होता है ना, उसके कीट सुरक्षा के लिए कीटों द्वारा बनाया गया महीन धागों का आवरण। कोकून जो अंडों पर पाया जाता है, जो सुरक्षा के लिए होता है, कीटों द्वारा बनाया गया महीन धागों का आवरण। एक धागों का आवरण होता है जो अंडों के चारों तरफ बनाया जाता है, उनकी सुरक्षा करता है, और फिर धीरे धीरे वो टूट जाता है। आगे देखते हैं, पूर्ण रूपांतरण क्या बोल रहा है ये,
पूर्ण रूपांतरण क्या है? पूर्ण रूपांतरण हमने पहले भी पढ़ा ही है, हम वापस देखते हैं कि इन कीटों के अंदर क्या होता है। कीटों के जीवन चक्र में 4 चरण पाए जाते हैं। कितने? 4। 4 कौन से? सबसे पहले हो गया अंडा, अंडा हो गया, अंडा से फिर हो गया लार्वा, फिर क्या बनेगा? लार्वा, लार्वा से क्या बनेगा? प्यूपा, लार्वा से बन गया प्यूपा, प्यूपा के बाद में क्या बनेगा? प्यूपा के बाद में वैसे वयस्क बचाइए, इसको पूर्ण कायांतरण बोलते हैं। और अपूर्ण कायांतरण जो होता है उसके अंदर जो है प्यूपा नहीं पाई जाती, प्यूपा थर्ड स्टेज नहीं पाई जाती, ये सीधी होती है। इसमें प्यूपा अवस्था में पंखों का निर्माण होता है, इसलिए इन्हें एंडोप्रोटोआइगोट्स भी कहते हैं। पंखों का इनमें जो है अच्छे से निर्माण होता है। अब अगला क्वेश्चन क्या है? चौथा पार्ट, उपनेत्र। एक तो नॉर्मली जो संयुक्त नेत्र और जो सामान्य नेत्र होते हैं वो तो होते हैं कीटों में, उपनेत्र भी पाए जाते हैं। सिंपल आई पर पाई जाती है। इन कीटों में 2 प्रकार की होती है, डोरल ओकेली और लेटरल ओकेली। डोरल और लेटरल, ये 2 जो होती है ये उपनेत्र, इनके उपनेत्रों के प्रकार है। कीटों में उपनेत्र पाए जाते हैं, उनके अंदर जो है ये 2, ओरल और लेटरल। अब है हाइपोफेरिंक्स। हाइपोफेरिंक्स हमने जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा ही है। क्या होता है कि ये हाइपोफेरिंक्स ये कीटों के माउथ पार्ट में पाया जाने वाला एक अंग होता है जो जीभ की तरह कार्य करता है, जिसमें अनेक प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती है। हमारे अंदर लार ग्रंथियां में जीभ जैसे लार का काम करती है, इस कीट में लार का काम कौन करता है? हाइपोफेरिंक्स। हाइपोफेरिंक्स एक ग्रंथि कह दो या एक माउथ का पार्ट कह दो जो कीटों के अंदर पाया जाता है। यह परिभाषा में काफी बार पूछा गया है, इसको मोस्ट ध्यान रखें। अब अगला क्वेश्चन आता है अंतर का। तो अंतर किस में करता है? सलभ में और तितलियों में हमें अंतर करना है कि सलभ क्या होते हैं और तितली क्या होती है। अगले देखते हैं आगे। सलभ मौत, जिनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मौत। सलभ और बटरफ्लाइज तितलियां, इनमें ये उल्टा है। तितलियां इधर है, सलभ इधर है। ये उल्टे नाम लिखे गए हैं। यहाँ पे है तितलियां और इधर है सलभ। तितलियां प्राय चमकदार और चटकीले भड़कीले रंगों की होती है। तितलियां हम नेचर में देखते हैं बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा निकलती है, तो वो कैसी होती है? चमकदार। अब इनमें डिफरेंट करना है तो हमें मेन चीज देखने की है कि उनकी आकार कैसा होता है, यही डिफरेंट में लिखना है। तो तितलियां प्राय चमकदार चटकीले भड़कीले रंगों वाली होती है। सलभ तो क्या पीता भी सफेद रंग के फीके नॉर्मल होते हैं। ये डिंचर होती है, इनकी एंटीनी क्लीवेट प्रकार की होती है। एंटीनी के प्रकार पढ़ेंगे हम आगे। तो कौन से प्रकार की होती है? क्लीवेट प्रकार की एंटीनी होती है। और डिंचर दिन में ज़्यादा घूमती है। ये क्या होता है? रात्रिचर होता है। इनमें एंटीनी क्या होती है? फिलीफॉर्म प्रकार की एंटीनी पाई जाती है। फिलीफॉर्म प्रकार की एंटीनी और इसमें क्लीवेट प्रकार की एंटीनी। उपनेत्र जो है वो अब्सेंट होते हैं, इसमें उपनेत्र नहीं पाए जाते हैं। किसमें? तितलियों में उपनेत्र नहीं पाए जाते हैं और इनमें उपनेत्र पाए जाते हैं। किनमें? सलभों में उपनेत्र पाए जाते हैं। विंग वर्टिकल हो जाते हैं बैठने पर। पंख जो होते हैं ना तितलियों में बैठने पर ऊर्ध्वाधर होते हैं। ऊर्ध्वाधर कैसे होते हैं? ऊर्ध्वाधर की तरह ऐसे। और इनमें जो है हॉरिजेंटल हो जाते हैं। इनमें तो हॉरिजेंटल पंख होते हैं। किनमें? सलभों में। किस प्रकार के पंख? हॉरिजेंटल सीधे। और इनमें वर्टिकल ऊर्ध्वाधर हो जाते हैं। अंडे बेलनाकार और इनके अंडे गोल व चपटे होते हैं। अंडे किस? तितलियों के अंडे कैसे होते हैं? गोल। तितली अंडे गोल होते हैं, याद रखना। प्यूपा कोणीय व चमकदार। इनका प्यूपा अवस्था जो होती है ना 3rd नंबर वाली, वो कोणीय और चमकदार टाइप की होती है। लार्वा चिकने व बाल रहित होता है। लार्वा कैसे होता है? चिकना।
ऊपर से जैसे मान लो लार्वा है, उसको हाथ फेरेंगे तो चिकना चिकना दिसेगा और बाल नहीं पाए जाते हैं। इनके ऊपर लार्वा के ऊपर क्या होता है, अधिकांशतः बाल पाए जाते हैं। शरीर पर बाल एब्सेंट प्रेजेंट। तितलियों के शरीर पर बाल नहीं पाए जाते हैं, बल्कि प्यूपा पर क्या होता है, बाल पाए जाते हैं। प्यूपा पर बालों की उपस्थिति और तितलियों के शरीर पर बालों की उपस्थिति नहीं होती है। आगे देखते हैं। हेमोप्टेरा और हेमिप्टेरा दो गण है, इनमें क्या बताना है हमें, अंतर। किसमें, नाम में बिल्कुल कम डिफरेंट है, हेमोप्टेरा और हेमिप्टेरा। तो इनको ध्यान से देखना, हेमोप्टेरा क्या होता है और हेमिप्टेरा क्या होता है। हेमोप्टेरा में देखते हैं, ये दो जोड़ी पंख मोटाई रंग बनावट में एक ही तरह होते हैं। इनमें दो जोड़ी पंख जो ऑब्वियसली सभी में होते हैं और बनावट में एक ही तरह होते हैं। बनावट में किसमें, पंख जो होते हैं ना, दोनों जोड़ी आगे के और पीछे के दोनों में बनावट में एक तरह के होते हैं। इनमें डिफरेंट होते हैं। इनमें जैसे आगे के पंख अलग होते हैं, पीछे के पंख अलग, आगे के पंखों में कलर अलग हो गया, पीछे के पंखों में कलर अलग हो गया, इस प्रकार के होते हैं। कौन से में, हेमिप्टेरा में। और हेमोप्टेरा में पंख दोनों जो है वो एक भी प्रकार के पाए जाते हैं। प्रोनोटम छोटा होता है, अग्र पंख की जोड़ी मोटी होती है। इसके अंदर जो है आगे के पंख जो होता है ना, उसकी जोड़ी मोटी होती है और इसमें छोटी। टारसाई 1 से 3 खंडी है और इसमें टारसाई कितने खंडों वाली होती है, 3। पैर के अंदर टारसाई की जो होती है 3 खंड, और इसमें तो परमानेंट 3 खंड हो गए। इसमें 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकते हैं। लेबियम का अंतिम सिरा सिर से जुड़ा होता है और इसमें प्रोनोटम जो है वो बड़ा होता है। लेबियम का अंतिम सिरा कहाँ से जुड़ा होता है, सिर से। एंटनी ब्रुश के समान पाई जाती है, किसमें, हेमोप्टेरा गण में। हेमिप्टेरा में नहीं, हेमोप्टेरा में। एंटनी कैसी होती है, ब्रुश के समान। ब्रुश जो हमें ब्रुश करते हैं ना, उसके समान इसमें एंटीनी पाई जाती है। एंटीनी वही होती है ना जो संवेदी अंग वाली, वो एंटीनी। और इसमें एंटीनी 4 से 6 खंडों वाली होती है। एंटीनी में क्या पाया जाता है, 4 से 6 खंड पाए जाते हैं। हेमिप्टेरा में क्या होता है, 4 से 6 खंड वाली एंटीनी, और इसमें ब्रुश के समान एंटीनी। टांगों के अंत में पंजे या जो है गद्दी होती है और मुखांग चबाने में चूसने वाले होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, टांगों के अंत में पंजे पाए जाते हैं। पंजे होते हैं ना, वो टांगों के अंत में पाए जाते हैं और इसके मुखांग चूसने व चबाने वाले। किसी चीज़ जैसे पेड़ पौधे पे बैठ के तो वो चूसेंगे और चबाएंगे, ना कि उसको खाएंगे। स्कूटेलम बड़ा होता है परंतु उदर को पूरा नहीं ढकता और इसमें हाइपोग्नेथम या ओपियोग्नेथस होता है। सिर के अंदर हाइपोग्नेथस पाया जाता है और इसमें स्कूटेलम जो है सिर वाला होता है परंतु उदर को पूरा नहीं ढकता, पेट को पूरा नहीं ढकता है। अब जो है अगला क्वेश्चन है कि इन पर टिप्पणी करनी है। क्या करनी है, टिप्पणी। एंटनी की संरचना बतानी है। ये जो सवाल है ना, काफी देर से बता रहा था मैं। एंटनी क्या होती है, कीटों में 13 प्रकार की एंटनी पाई जाती है। कितने प्रकार की, 13 प्रकार की एंटनी, जो हम अभी रीड करेंगे अलग अलग। एक ये हो गई, ये हो गई पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। तो 13 प्रकार की अलग अलग एंटीनियाँ पाई जाती है। तो अब जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो उसका चित्र भी साथ साथ में याद रखने का है। और पहली होती है एरिस्टेट प्रकार की एंटीनी। कैसी होती है, एरिस्टेट। अब इसमें 3 चीज़ मेन याद रखनी है। इसका एंटीनी का प्रकार है एरिस्टेट, इसका उदाहरण क्या है, हाउस फ्लाई, घरेलू मक्खी होती है ना वो। अब घरेलू मक्खी में कैसी एंटीनी पाई जाएगी, ये इस प्रकार की, ये ऐसा चित्र होता है एंटीनी का। हाउस फ्लाई में ये एरिस्टेट प्रकार की, हाउस फ्लाई एरिस्टेट। अब अगली आती है कैपिटेट, तितलियों में पाई जाती है। उसकी ये स्ट्रक्चर कैसी होती है, ये ऐसे घुमावदार स्ट्रक्चर ऐसी होती है। ये एंटीनी तितलियों में पाई जाती है ज़्यादातर। और अगली होती है तीन नंबर वाली सेटाक्रूस एंटीनी। सेटाक्रूस किस में पाई जाती है, कॉकरोच और ड्रैगन फ्लाई। कॉकरोच में और ड्रैगन फ्लाई और कॉकरोच 2 कीट है, उनमें सेटाक्रूस नाम की एंटीनी पाई जाती है और उसका आकार होता है ऐसा, तलवार के समान उसका आकार पाया जाता है। अब अगला है फिलीफॉर्म प्रकार की। ये फिलीफॉर्म प्रकार की किसमें, ये याद रखना जरूरी है क्योंकि टिड्डे का सवाल हर जगह पूछा जाता है। ये हो गया क्या, ग्रास ओपर टिड्डा, और ये हर जगह पूछा जाता है। तो फिलीफॉर्म प्रकार की किसमें, फिलीफॉर्म ऐसे ये चैन की तरह होती है,
चैन की तरह क्या होती है? एंटीनी पिलीफॉर्म प्रकार की। आगे देखते हैं, आगे होती है क्लीवेट प्रकार की। क्लीवेट प्रकार की तितलियां। अभी ऊपर वाले डिफरेंट वाले में तितलियों में आया था कि किस प्रकार की एंटीनी पाई जाती है? क्लीवेट प्रकार की एंटीनी। जो कैसी होती है? ये ऐसी इस स्ट्रक्चर की बनी होती है। ये एक मुकुट के समान स्ट्रक्चर किसकी होती है? तितलियों के क्लीवेट प्रकार की एंटीनी होती है। अगला देखते हैं, जेनिकुलेट। जेनिकुलेट टाइप की जो किसमें पाई जाती है? मधुमक्खी। गाड़ी के गियर की तरह, देखो ये स्ट्रक्चर याद रखो, गाड़ी के गियर की तरह किसमें होती है? जेनिकुलेट मधुमक्खी में। जेनिकुलेट प्रकार की एंटीनी मधुमक्खियों में पाई जाती है, जिसकी स्ट्रक्चर होती है गाड़ी के गियर के समान की। आगे देखो, लेमिलेट। ये फूल के समान की स्ट्रक्चर है, किसमें? लेमिलेट, स्क्राइड बीटल। इनको याद रखना ताकि ये पूरी स्ट्रक्चर आप लिख लो, ये नाम याद रहना जरूरी है सबसे। तो आगे होती है मोनोलिफोरम, जो एक झाड़ू के समान की स्ट्रक्चर, देखो या दीमक या टर्माइट में पाई जाती है। आगे कौन सी है? पेक्टिनेट प्रकार की एंटीनी, जो मोथ्स कीट होता है ना, उनमें पाई जाती है। ये गेहूं के बाली के समान इसकी देखो संरचना है, किसकी? पेक्टिनेट की। आगे देखते हैं, प्लूमोस। प्लूमोस प्रकार की एंटीनी किसमें पाई जाती है? नर मच्छरों में। मादा मच्छरों में नहीं, नर मच्छरों में प्लूमोस प्रकार की एंटीनी पाई जाती है, जिसकी ये स्ट्रक्चर हो गई। आगे आती है सीरेट प्रकार की एंटीनी। किस प्रकार की एंटीनी? सीरेट प्रकार की, जो प्लस बीटल में पाई जाती है, और इस प्रकार की इसकी स्ट्रक्चर हो गई। आगे आती है स्टाइलेट प्रकार की। स्टाइलेट प्रकार की ये ऐसी हो गई। ये एंटीनी कैसी होती है? स्टाइलेट प्रकार की। ये कौन सी? स्टाइलेट, इसकी ये स्ट्रक्चर हो गई। आगे आ गई है वारलेट प्रकार की। जो आम का मिलीबग होता है ना, हमारे खेतों में या फिर आम की जहाँ खेती होती है वहाँ आम में मिलीबग लगता है, उसमें वारलेट प्रकार की ये इस प्रकार की स्ट्रक्चर की क्या होती है? एंटीनी पाई जाती है, जो सिर के ऊपर लगी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। अगला क्वेश्चन क्या है कि कीट के वक्ष क्षेत्र के बारे में बताइए। कीट का वक्ष क्षेत्र, वक्ष में कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। तो उसके सिर के साथ गर्दन द्वारा जुड़ा हुआ भाग वक्ष कहलाता है। सिर है, सिर के साथ जो गर्दन में जुड़ा हुआ 3 भागों वाला पार्ट, उसको वक्ष कहते हैं। वक्ष के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं, पैराथ्रोक्स, मेटाथ्रोक्स, मीजोथ्रोक्स। पहले देखते हैं पैराथ्रोक्स। पैराथ्रोक्स वक्ष किस प्रकार का होता है? यह वक्ष के सबसे आगे का भाग होता है, इसे नोटम या प्रोनोटम कहते हैं। वक्ष के कौन सा भाग होता है? आगे वाला भाग, जिसको क्या कहते हैं? नोटम या प्रोनोटम कहा जाता है। जो त्रिकोणा होता है, इसके खुद के 4 खंड होते हैं। प्रोनोटम जो वक्ष का पहला भाग है, इसके खुद के 4 वापिस छोटे छोटे खंड पाए जाते हैं। प्री स्कूटम, स्कूटम, सेकुटेलम और पोस्ट सेकुटेलम। कौन कौन से? प्री स्कूटम, स्कूटम, सेकुटेलम, पोस्ट सेकुटेलम। अब अगला पार्ट हो गया मीजो या मेटाथ्रोक्स, जो कहाँ पे आता है? वक्ष के बीच वाला पार्ट। ये दोनों खंडों को आपस में जोड़ता है, वक्ष के साइड वाले दोनों खंडों को आपस में जोड़ता है। इन खंडों पर एक एक जोड़ी पंख पाए जाते हैं, इसको टेराथ्रोक्स भी कहते हैं। पंख कौन? अब कोई पूछ ले पंख कहाँ पाए जाते हैं, तो बीच वाले खंड में, पहले वाले खंड में नहीं, बीच वाले खंड में पंख पाए जाते हैं। कितने जोड़ी आपस में जुड़े होते हैं? इन खंडों पर एक एक जोड़ी, यानी कि 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं, 4 पंख बीच वाले में। इन खंडों की पार्श्व सतह प्लूरो एपिमेरॉन कहते हैं। से सभी स्क्लेरोइड्स वक्ष के खंड के नाम के आधार पर पुकारे जाते हैं। इनके भी छोटे छोटे पार्ट जो है होते हैं। मध्य तथा पश्च वक्ष के पार्श्व सतह पर 2 जोड़ी श्वसन छिद्र होते हैं। बीच वाले और पश्च वक्ष, पीछे वाले, बीच वाले और लास्ट वाले के बीच के सतह पर 2 जोड़ी श्वसन के छिद्र पाए जाते हैं। कीटों में श्वसन छिद्र कहाँ? छोटे क्वेश्चन आ गया, मान लो कि कीटों के अंदर श्वसन छिद्र कहाँ पाए जाते हैं, तो मेनली वक्ष। वक्ष में भी कहाँ पे? पार्श्व सतह पर। कहाँ पे? मध्य तथा पक्ष खंडों के पार्श्व सतह पर। वक्ष मुख्य रूप से गतिशील से संबंधित होता है। वक्ष का एक जैसे विशेषता में देख ले तो क्या बताता है कि वक्ष मुख्य रूप से गतिशीलता को ये संबंध दर्शाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 प्रश्नों में किसी छठे में क्या आता है? 3 में से किसी 2 का आंसर देना होता है। पहला देखते हैं
कीटों में संचार प्रणाली का सचित्र व्याख्या कीजिए तथा कीट रक्त के कार्य के बारे में लिखिए। संचार प्रणाली किसको कहते हैं? कीटों के अंदर जो रक्त चलने की धारा होती है। कीटों में रक्त कैसा होता है? कीटों में रक्त लगभग ज़्यादातर हिमोसिल प्रकार का पाया जाता है, जिसमें जो है हड्डियां वगैरह नहीं होती है कीटों में, और उसी प्रकार हिमोसिल देहगुआ होती है, उसी के अंदर जो सारा है रक्त होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या कहते हैं कीटों के संचार प्रणाली को? सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इसको देखते हैं। कीटों में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसके अंदर हमारे ह्यूमन बॉडी होती है ना, उसकी तरह जो है हड्डियां वगैरह नहीं पाई जाती। इसके अंदर हिमोसिल पाई जाती है, देहगुआ होती है। उसी के अंदर कीटों की जैसे खुला परिसंचरण तंत्र होता है, इसमें जैसे खून सीधा ही आगे नीचे बहता रहता है। रक्त सामान्य देहगुआ में फैला रहता है, जिसको हिमोसिल कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमोसिल। सामान्य देहगुआ में फैला रहता है या पड़ा रहता है पूरे शरीर में, जिसको हिमोसिल कहा जाता है। अब इसके अंग कौन कौन से है? परिसंचरण तंत्र के सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट कौन से है? तो पहला पार्ट है पृष्ठवाहिनी, शरीर के पृष्ठ पर बहने वाला। पृष्ठ तथा प्रतिपृष्ठ के मध्य आच्छद, पृष्ठ और नीचे वाले पृष्ठ के बीच जो जहाँ पे जो है खून या इसका बेल्ट जो है चलता है। और सहायक स्पंदन अंग। सहायक स्पंदन अंगों में क्या होता है कि जैसे मान लो पंख है, तो पंख के अंदर स्पंदन के बिना ब्लड जा नहीं सकता, तो ब्लड को पहुंचाने के लिए इसके अंदर एक जो है सहायक स्पंदन अंग पाया जाता है, तो उसके द्वारा जो ब्लड है आगे आगे प्रोवाइड होता है। पहला पार्ट देखते हैं पृष्ठवाहिनी। इसका अग्र भाग खुला तथा पश्च भाग बंद होता है। इसके आगे का भाग तो खुला और पीछे का भाग क्या होता है? बंद होता है। यह दो भागों में विभाजित होता है, पश्च हृदय और अग्र महाधमनी। आगे तो होता है क्या? हृदय, और पीछे हृदय, और आगे की इसमें क्या पाई जाती है? महाधमनी। अब इसमें देखते हैं पृष्ठ हृदय वो कैसा होता है। पृष्ठ हृदय यह एक पतली नलिका के रूप में पाई जाती है। पीछे वाला हृदय कैसा होता है? पतली नलिका के रूप में पाया जाता है, जो प्रत्येक खंड पर फूला हुआ होता है। इसका अग्रिम सिरा बंद रहता है, आगे का सिरा बंद रहता है। हृदय का प्रत्येक खुला हुआ भाग निलय कहता है। हृदय में जो खुले हुए भाग होते हैं ना, उसको क्या कहता है? निलय। हृदय का अंतिम भाग 3 पालियों में बंटा होता है। एक पाली पृष्ठीय तथा 2 पाली पार्श्व में पाई जाती है। पार्श्व पाली के आधारीय भाग से दरारनुमा भाग होता है, जिसे ऑस्टियम कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्टियम। ऑस्टियम नहीं है, ये ऑस्टियम है। पृष्ठ हृदय में अंत प्रवाह एक छिद्र होता है। पृष्ठ हृदय के अंत प्रवाह में क्या पाया जाता है? छिद्र पाया जाता है, तथा वहीं प्रवाह ओष्ठीय द्वारा होता है। उसके अंदर खून का प्रवाह किसमें होता है? ओष्ठीय द्वारा। अब सेकंड पे आती है अग्र महाधमनी। क्या आती है? अग्र महाधमनी। पृष्ठ वाहिनी का अग्र भाग महाधमनी कहलाता है। पृष्ठ की वाहिनी का आगे का भाग को क्या कहते हैं? महाधमनी। यह एक सामान्य नलिका होती है जो ऊपर के प्रथम खंड से शुरू होकर सिरे तक जाती है तथा मस्तिष्क के नजदीक में खुलती है। सिर दिमाग होता है ना, उसके पास में जाके खुलती है। यह शरीर की मुख्य नाड़ी के तौर पर कार्य करती है। मेन नाड़ी कौन सी होती है? अब जैसे छोटे क्वेश्चन में यह पूछ सकता है कि शरीर की मुख्य नाड़ी के तौर पर कौन से कार्य करती है, तो अग्र महाधमनी। छोटे क्वेश्चन में पूछेगा, क्या पूछेगा कि शरीर की मुख्य नाड़ी के तौर पर कार्य करती है, तो कौन सी है? शरीर की आगे वाली महाधमनी। आगे का पार्ट देखते हैं। पृष्ठ और प्रतिपृष्ठ के मध्य आच्छद। पृष्ठ और सेकंड इसका किसका? सेकंड पार्ट इसका। पृष्ठ और प्रतिपृष्ठ मध्य आच्छद। पृष्ठ मध्य आच्छद क्या होता है कि इसका विस्तार संपूर्ण उदरगुहा से लेकर आहार नाल तक होता है। उदरगुहा पेट की पूरी नाल से लेकर आहार नाल तक जो है इसका विस्तार होता है। रक्त के आने के लिए इसमें बहुत से छिद्र होते हैं। रक्त अंदर प्रोवाइड करने के लिए छोटे छोटे इसमें छिद्र पाए जाते हैं। इसकी पार्श्व सीमा अनंत होती है। पक्षीय मांसपेशियों की उत्पत्ति जो कि इसकी पार्श्व सीमा अनंत होती है। इसकी पार्श्व की सीमा होती है ना, वो लंबी चौड़ी होती है। पक्षीय मांसपेशियों की उत्पत्ति जो डायफ्राम का आंतरिक भाग होता है, डायफ्राम के आंतरिक भाग के द्वारा किया जाता है। अब लास्ट ऑफ पार्ट इसका प्रतिपृष्ठीय मध्याच्छद, ये टिड्डे में पाया जाता है। इसकी खास स्पेसिफिकेशन क्या है कि ये किस में पाया जाएगा? टिड्डे में पाया जाएगा। इसके रक्त पेरिजूलल साइनस के मुख्य पेरिविस्करल साइनस में जाता है। इसके पार्ट होते हो गए जैसे पेरिकार्डियल,
पेरिविस्करल, पेरिन्यूरल। अब जो है थर्ड नंबर पे आता है सहायक स्पंदन अंग। सहायक स्पंदन अंग क्या है, मैंने बता रखा है कि सहायक स्पंदन अंग जैसे पंखों में खून नहीं जाएगा तो उसको पंप करके आगे तक भेजा जाता है। ये एक थैली के समान संरचना होती है जो शरीर तथा हृदय की स्वतंत्र रूप से स्पंदन के साथ साथ समान रूप से प्रत्येक अंग में रक्त को भेजती है। थैली के समान संरचना होती है जो पंपिंग का कार्य करती है और शरीर को हृदय की स्वतंत्र, हृदय से जो है खून लेकर स्पंदन जो है इस पंपिंग के रूप में पंपिंग करके प्रत्येक अंग तक इसको भेजती है। अब मान लो एंटीना जो है कहाँ लगा रहता है, शरीर के सिर के ऊपर लगा रहता है। तो सिर के ऊपर एंटीना में जैसे खून कहाँ से जाएगा, तो वो सहायक स्पंदन अंग के द्वारा एंटीना के आधार में एक स्पंदन अंग पाया जाता है। स्पंदन अंग पाया कहाँ जाता है, एंटीना के आधार पर। एंटीना के कहाँ पर पाया जाता है, आधार पर, जिसमें एक नलिका लगी रहती है जो एंटीना के प्रत्येक खंड को रक्त भेजती है। एंटीना के अंदर जो छोटे छोटे खंड पार्ट्स पाए जाते हैं उसके अंदर एक नली द्वारा रक्त को भेजा जाता है। ये क्वेश्चन में नहीं है रक्त के कार्य। आगे ये देखते हैं, नामांकित चित्र की सहायता से टिड्डे के मुखांक का वर्णन कीजिए। मेनली अगर क्वेश्चन आता है ना, लगभग तो टिड्डे का ही आता है कि टिड्डे के मुखांगों का वर्णन पूछता है। हमें हमेशा क्या पूछता है, टिड्डे के मुखांगों का वर्णन पूछता है। टिड्डे के मुखांग तो आने ही आने चाहिए। तो भोजन के प्रकार व ग्रहण करने की विधि के अनुसार कीटों के मुख की रचना होती है। यह भोजन ग्रहण करने की सहायता करते हैं। कीड़े के मुख होते हैं, मुख्य अंग होते हैं, वो भोजन करने में अलग अलग प्रकार के जैसे लेबियम, लेब्रम, मैक्सिला, वो जो इसमें पाए जाते हैं। देखते हैं आगे, ये है कौन कौन से पार्ट हो गए, लेब्रम, मैंडिबल। पहला कौन सा है, लेब्रम, मैंडिबल। तीसरा हो गया मैक्सिली, चौथा हो गया लेबियम और है हाइपोफेरिंक्स। 5 ये किसके पार्ट हैं, टिड्डे के माउथ के 5 पार्ट हो गए। तो कौन से, लेब्रम, मैंडिबल्स, मैक्सिली, लेबियम और हाइपोफेरिंक्स। इनके जो ये स्ट्रक्चर बनी हुई देख लो। ये यहाँ पे कौन सा है, ये है लेबियम। कौन सा पार्ट है ये, लेबियम। और ये वापस नीचे वाला लेबियम, यहाँ ऊपर और नीचे जो होता है ना दोनों, ये लेबियम। और ये मैंडिबल्स दोनों साइड में, मैंडिबल्स जिनको हम जबड़े बोल सकते हैं, मैंडिबल्स। और ये जो मैक्सिली पाई जाती है, ये क्या है, मैक्सिली। और ये है हाइपोफेरिंक्स जो लार छोड़कर भोजन को मिलाने वगैरह का काम करती है। माउथ पार्ट आगे देखते हैं। गण आइसोप्टेरा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गण आइसोप्टेरा को उसके विभिन्न कुलों में वर्गीकृत करें। आइसोप्टेरा गण है, उसके अलग अलग कुलों में वर्गीकृत करते हैं। कृषि महत्व वाले कुलों के लक्षण बताइए। आइसोप्टेरा, आइसोप्टेरा में क्या होता है, आइसो का मतलब इक्वल और प्टेरा का मतलब क्या होता है, पंख। तो सबसे मेन विशेषता क्या हो गई आइसोप्टेरा की, आइसोप्टेरा नाम आते ही एक चीज याद रख लेना, पंख समान होंगे। पंख क्या होंगे इसके, समान, इक्वल। पंख कैसे होते हैं इनके, इक्वल होंगे। आइसो का मतलब होता है इक्वल, पटेरा का मतलब होता है विंग्स, तो अलग अलग होते हैं। अब आइसोप्टेरा गण की क्या विशेषताएं हैं, देखते हैं आगे। सूक्ष्म से लेकर मध्यम आकार के कोमल त्वचा वाले कीट होते हैं। आइसोप्टेरा गण के कैसे कीट होते हैं, सूक्ष्म से लेकर मध्यम आकार के छोटे छोटे कीट होते हैं। ये इनमें बहुरूपता होती है, जैसे राजा हो गया, रानी हो गई, श्रमिक हो गया, सिपाही, पंखधारी, नर मादा आदि। नर अलग होते हैं, मादा अलग होती है, राजा, रानी, श्रमिक, और इनके अलग अलग काम होते हैं। जैसे द्विमुख में हो गया, और मधुमक्खी में तो है ही, मधुमक्खी है। रूपांतरण साधारण होता है, सिंपल प्रकार का रूपांतरण। साधारण रूपांतरण में क्या होता है, 3 ही अवस्थाएं होती है। और मुखांग काटने व चबाने वाले होते हैं। मुख्य अंग कैसे होते हैं, काटेंगे, चबाएंगे। टारसाई 4 खंडों में बची होती है। टारसाई टांगों की जो होती है ना, वो उसके अंदर 4 अलग अलग खंड होते हैं।
टारसाई छोटी या अत्यधिक छोटी होती है। टारसाई बिल्कुल छोटी होती है और उसमें 4 खंड पाए जाते हैं। अभी आगे क्या पढ़ते हैं कि इसका कृषि में क्या महत्व है और इसके लक्षण क्या आता है। इसके वापिस ये छोटे छोटे जो कुल हैं उनमें पढ़ते हैं कृषि में महत्व है। टारसाई 4 खंडीय होती है। ये पहला कुल कौन सा है, मेस्टोटर्मिडी। मेस्टोटर्माइडी जो कुल है उसकी विशेषता पढ़ रहे हैं कि 4 खंडीय या 5 खंडीय क्या होती है, टारसाई। पश्च पंखों में एनल लोब नहीं पाई जाती। पंख जो पीछे वाले पंख होते हैं उनके अंदर एनल लोब नहीं पाई जाती है। वक्ष चौड़ा होता है। वक्ष जो होता है ना 3 खंडों वाला, वो थोड़ा चौड़ा होता है। ये जमीन के अंदर या लकड़ी में रहते हैं। जैसे दीमक कहाँ रहते हैं, दीमक जमीन में पाए जाते हैं, या लकड़ी में भी, लकड़ी के को काटते हैं या लकड़ी को खराब करते हैं, दीमक होते हैं। अब अगला इसका जो है कुल है वापिस कोलेटोटर्मिडी कुल। तो इसमें क्या है, उपनेत्र प्राय उपस्थिति होते हैं। कोलेटोटर्मिडी में क्या होता है, उपनेत्र पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे, उपनेत्र। श्रमिक, इसके श्रमिक होते हैं ना, वो अपसेंट पर ये कार्य निम्न करते हैं। इसके अंदर हमने ऊपर क्या पढ़ा था, इसकी विशेषता है कि इसमें श्रमिक अलग अलग होते हैं। तो ये कोलेटोटर्मिडी इसका कुल है ना, इसके अंदर श्रमिक नहीं पाए जाते हैं, श्रमिक कार्य नहीं करते हैं। श्रमिकों का कार्य कौन करता था, श्रमिकों कार्य इसका जो है निम्न कर लेते हैं। प्रोनोटम चौड़ा व चपटा होता है। टीबिया में 3 एपिकल सूख पाए जाते हैं। आगे आती है टर्माइटिडी। टर्माइटिडी कुल में क्या होता है, श्रमिक तथा सैनिकों के अंदर प्रोनोटम संकरा होता है। श्रमिक पाए जाते हैं। संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं। इनमें सदर नेत्र नहीं होगी, कौन से होते हैं, संयुक्त नेत्र होते हैं। पंख लगभग अपारदर्शी होते हैं। इसकी ये एक खास विशेषता है कि पंख अपारदर्शी। पंख कैसे होते हैं, अपारदर्शी, नहीं दिखने वाले, कम दिखने वाले। इसमें लकड़ी के सेल्यूलोज को पचाने वाले प्रोटोजोआ ट्राइकोनिम्पा जो है पाए जाते हैं। लकड़ी में क्या पाई जाती है, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज को पचा देते हैं। ये क्या करते हैं, सेल्यूलोज को जो है पचाने का काम करते हैं। अगला 7वां क्वेश्चन देखते हैं। गण कोलियोप्टेरा की प्रमुख विशेषताएं लिखें तथा इस गण की कृषि में महत्व वाली कुलों को उदाहरण सहित व्याख्या करें। कोलियोप्टेरा गण है ना, कौन सा गण है, कोलियोप्टेरा। कोलियोप्टेरा की विशेषताएं क्या है और इस गण में कृषि में क्या महत्व है, ये कृषि में क्या महत्व रखता है, उसको उदाहरण सहित समझाना है। मैं आगे देखते हैं। कोलियोप्टेरा गण। कोलियोप्टेरा गण में क्या होता है, इस गण के अंतर्गत आने वाले कीट आकार में छोटे से लेकर मध्यम तक होते हैं। कोलियोप्टेरा में आकार छोटे होते हैं कीटों का, और छोटे आकार के अंदर छोटे से ये बड़े आकार या मध्यम आकार के होते हैं। संयुक्त आंखें और बड़ी होती है। आंखें कैसी होती है, संयुक्त और बड़ी आंखें। उपनेत्र नहीं पाए जाएंगे। इसमें क्या नहीं पाए जाएंगे, उपनेत्र। मुखांग काटने में चबाने वाले होते हैं, काटेंगे और फिर चबाएंगे। अगली जोड़ी पंख मोटे तथा कणवार होती है, जिन्हें इलेक्ट्रा कहते हैं। कोलियोप्टेरा गण के पंखों को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रा। अगली जोड़ी पंखों को इलेक्ट्रा कहते हैं। टारसाई 1 से लेकर 5 खंडों की होती है। टारसाई में कितने खंड पाए जाते हैं, 5 खंड। इस गण के लार्वा ग्रब कहते हैं। इस गण के लार्वा को क्या कहते हैं, ग्रब। इस गण के कीट भृंग या गुण कहलाते हैं। क्या कहते हैं, इस गण के कीटों को क्या कहते हैं, भृंग या गुण कहते हैं, गुण। इसके अंदर तो 3 उपवर्ग पाए जाते हैं। कोलियोप्टेरा हो गया। कोलियोप्टेरा गण के उपवर्ग कितने होते हैं, 3 उपवर्ग होते हैं। 3 उपवर्ग कौन कौन से होते हैं, एडिपेगा, आर्कोस्टिग्मेटा और पोलीपेगा, ये 3 होते हैं। इनमें रूपांतरण किस प्रकार का होता है, पूर्ण रूपांतरण। अंडा, निम्फ, वो जो प्रौढ़, वयस्क, मतलब चारों अवस्थाएं पाई जाती है। प्रोनोटम इसका कैसा होता है, बड़ा व स्वतंत्र प्रकार का प्रोनोटम पाया जाता है। अब इसका कृषि में क्या महत्व है वो हम देखते हैं। कृषि के महत्व में कुल तथा लक्षण। कृषि महत्व के कुल तथा इसके क्या है, लक्षण। इसमें डर्मेस्टिडी होती है। इस कुल के कीट प्राय छोटे तथा अंडाकार होते हैं।
कोलियोप्टेरा गण का है ना, ये पहला है डर्मेस्टिडी कुल। इसकी कृषि में क्या विशेषता है कि ये कीट जो है छोटे तथा अंडाकार होते हैं। स्कूल की और क्या विशेषता है कि सिर अधोन्मुखी एंटीनी 11 खंडीय गदाकार प्रकार की होती है। कैसी होती है कि अधोन्मुखी एंटीनी छोटे 11 खंडों वाली गदाकार प्रकार की होती है। इसका लार्वा कैरबोथेड प्रकार का लंबे घने बालों से ढका रहता है। लार्वा कैसे होता है? कैरबोथेड प्रकार का और घने बालों से ढका रहता है। पंख नॉर्मली होता है और उड़ने वाले तो पंख होते ही हैं। और इसका एग्जाम्पल है खपरा भृंग। आगे देखते हैं। अगला कौन सा इसका कुल है? ब्रूचिडी या लेरिडी कुल। इसका सेकेंड कुल कौन सा है? ब्रूचिडी कुल। इसकी कृषि में क्या विशेषता है कि सिर छोटा, आगे की ओर नुकीला एवं अधोन्मुखी होता है, अधोन्मुखी प्रकार का। और एंटीनी 11 खंडीय दंताकार अथवा गदाकार प्रकार की होती है। और अग्रवक्ष बड़ा, त्रिभुजाकार एवं अपेक्षाकृत चौड़ा होता है। अगली जोड़ी पंख छोटे तथा उधर को पूरी तरह से नहीं ढकते हैं। पंख साधारण उड़ने में काम आते हैं। पंख इसमें काम आते हैं, उड़ने के काम आते हैं इसके। अगला कुल हो गया कुर्किलियोनिडी। कौन सा? कुर्किलियोनिडी कुल। इसकी कृषि में क्या विशेषता है कि इस कुल के कीट छोटे से बड़े आकार के तथा सिर बाहर की ओर सूंड में निकला रहता है। सूंड के टाइप के अंदर क्या होता है? निकला रहता है। कुर्कुलियोनिडी की विशेषता है कि कीट जो है छोटे से बड़े आकार के होंगे, छोटे भी होंगे, बड़े भी होंगे। और सिर जो है बाहर की ओर सूंड में निकला रहता है। सूंड के सिरे पर मजबूत काटने तथा चबाने वाले मुखांग होते हैं। सूंड के ऊपरी काटने और चबाने वाले क्या होते हैं? मुखांग पाए जाते हैं। आगे देखते हैं। इसके पंख कैसे होते हैं? विकसित अथवा छोटे तथा उड़ने में सहायक होते हैं। पंख कैसे होते हैं? विकसित होते हैं और आसानी से उड़ने में सहायक। इसका उदर पेट 5 खंडों में होता है, जिसमें प्रथम तथा द्वितीय एक दूसरे से मिलते रहते हैं। उधर कितने खंडों में होता है? 5 खंडों में। पहला और दूसरा खंड लगभग कैसे होता है? मिला जुलाई होता है। अब अगला इसका कौन सा कुल? कोक्सिनलिडी कुल। इसकी क्या विशेषता है कि इस कुल के कीट मध्यम आकार के उठी हुई पीठ व दाल की आकृति के भृंग होते हैं। किस प्रकार की आकृति होती है? दालों की आकृति के भृंग होते हैं। सिर छोटा तथा कुछ अग्रवक्ष से ढका होता है। आगे के वृक्षों से सिर ढका रहता है। सिर छोटा होता है। टांगे मजबूत, छोटी, टारसई 4 खंडी होती है। टारसई कितने खंडों वाली होती है? 4। लार्वा देखने में कांटेदार तथा मोम से ढके हुए होते हैं। लार्वा कैसे होते हैं? देखने में तो कांटेदार टाइप के, लेकिन ढके किससे रहते हैं? मोम से ढके रहते हैं। आंखें बड़ी होती है। इसका उदाहरण है कोक्सिनेला। अब अगला कुल है सिरेम्बिसीडी। सिरेम्बिसीडी में क्या होता है? लंबी श्रृंगिकाएं लंबी पाई जाती है। लकड़ी में छेद करने वाले भृंग होते हैं। कोलियोप्टेरा में किसी दीमक होता है, तो दीमक तो लकड़ी में छेद करते हैं। दीमक किसमें आता है? सिरेम्बिसीडी में। इसका रंग चटकीला, टीबिया का इस पर पूर्ण विकसित होता है। टीबिया कैसे होता है? पूर्ण विकसित टीबिया पाया जाता है। अब अगला आ गया टिड्डे का पाचन तंत्र, सचित्र वर्णन तथा पाचन शारीरिकी पर भी चर्चा करें। टिड्डे के पाचन तंत्र को बताना है हम। ये देख लो, इसका चित्र देख लो एक बार। टिड्डे का पाचन तंत्र इस प्रकार होता है। यहाँ पर मिड गट पाया जाता है। ये मिड गट एरिया, यहाँ से जाता वापस गर्भ में आता है। और यहाँ पर भोजन का क्या होता है? पाचन। तो पाचन क्रिया कैसी होती है टिड्डे की, वो अब हम पढ़ते हैं। मुख्यतः पाचन क्रिया के अंदर क्या होता है? जैसे ही टिड्डा मुख्यतः क्या खाता है? घास फूस है, इसी प्रकार की चीजें खाता है। तो जैसा ही खाएगा तो वह लेब्रम वो चबाने के काम करेंगे। और चबाने के बाद में उसको क्या भेजेंगे? सीधा वक्ष आहार नाल में होते हुए उसका पाचन होता है। नॉर्मल सी प्रक्रिया है। इसको हम इजीली मन से बना के भी लिख सकते हैं। टिड्डे का आकार पौधों की पत्तियां तथा टिड्डे जो है आहार में क्या लेते हैं? पौधों की पत्तियां तथा अन्य कोमल पदार्थ आदि होते हैं। भोजन को पकड़ने का कार्य मैक्सिली करती है तथा उससे मैंडिबल्स के समीप लाती है। मैक्सिली क्या करती है? भोजन को पकड़ के
जो है मैंडिबल्स के पास लेती है। मैक्सिलिका मुख्य कार्य होता है, भोजन को पकड़ेगी, बाहर से कहीं से भी भोजन मिला, पत्ती मिली, उसको पकड़ी और वापस किसके पास, मैंडिबल के पास छोड़ देगी। मैंडिबल्स क्या करेगा, मैंडिबल्स भोजन को चबाने का कार्य करता है। इन छोटे छोटे टुकड़ों को मुख्य गुहा में पहुंचाने का काम लेब्रम तथा लेबियम द्वारा किया जाता है। पकड़ लिया और फिर उसको चबाने लगे तो इनको छोटे छोटे टुकड़ों में कौन करेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में लेब्रम और लेबियम। मुख्य क्या प्रकार होते हैं, लेब्रम और लेबियम जो प्रकार होते हैं ना, वो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में हमारे दांतों की तरह कार्य कौन करते हैं, लेब्रम और लेबियम। मुख्य गुहा में भोजन में उपस्थित CHO पर क्रिया करके उन्हें ग्लूकोज में बदल जाता है, जो कि क्रॉप के अंदर अवशोषित हो जाता है। मुख्य गुहा होती है, मुख्य गुहा में भोजन चबाया जाएगा, चबाने में के बाद उसमें क्या रिलीज होगा, CHO रिलीज होगा तो उसको ग्लूकोज में बदल देगा। CHO किस में बदल देगा, ग्लूकोज में, और ग्लूकोज जैसी एनर्जी देती है, ग्लूकोज से टीडे में क्या प्राप्त हो जाएगी, एनर्जी, और बाकी जो बदल जाता है वो क्रॉप के अंदर क्या हो जाती है, अवशोषित, क्रॉप अवशोषित कर लेती है। अब भोजन इसोफेगस से होता हुआ, इसोफेगस क्या है, माउथ के अगले वाला भाग, उससे होता हुआ क्रॉप में आता है। क्रॉप का जो उसको अभी हमने देखा था पिछले में कि पेट के अंदर क्रॉप लगा होता है, उसके अंदर वहाँ पर भोजन कुछ समय तक रुकता है तथा हेपेटिक शिपा एवं मिडगट से पाचक रस आकर यहाँ मिलते हैं। क्रॉप में भोजन जाकर क्या करेगा, रुक जाएगा, एक जगह एकत्रित हो जाएगा। भोजन एकत्रित होने के बाद में क्या होगा, पाचक रस आएंगे वहाँ पे, जो उसको भोजन को क्या करेंगे, पाचक का काम करेंगे। वो पाचक रस आके उसके अंदर मिल जाएंगे। इन पाचक रसों में माल्टेज, इन्वर्टेज, लेक्टेज, लाइपेज, पेप्टिटेज, ये सब क्या पाई जाएगी, ये प्रोटीन्स पाई जाएंगे इनमें। ये प्रोटीन्स क्या करेंगी, जो भोजन को स्टार्च में, शर्करा में, प्रोटीन को एमिनो अम्ल एसिड में, चर्बी फैटी एसिड में बदलते हैं। किन किन में बदलेगी, जैसे पाचक रस जो है वो माल्टेज, इन्वर्टेज, लेक्टोज, लाइपेज, पेप्टिडेज और स्टार्च बन जाएगी। तो स्टार्च को शर्करा में और एमिनो अम्लों में बदलती है। अब भोजन गिजाइड में चला जाता है। गिजाइड क्या होता है, कीटों के शरीर के अंदर पाई जाने वाली ऐसी संरचना जो एक चक्की के समान भोजन को पीसने का काम करती है। तो वो भोजन पीस कर आगे जो है भोजन को बिल्कुल पीस कर जो है आगे पाचक रसों में बदल देती है। भोजन को गिजाइड में जाता है, जिसकी दृढ़ मांसपेशियां दांतों द्वारा भोजन अच्छी प्रकार से पीसकर महीन कर दिया जाता है। यहाँ पर पाचक रस गोबलेट कोशिकाओं तथा यकृत सिक्का द्वारा डाले जाते हैं। इस समय भोजन बहुत अधिक घुलनशील तथा मिडगट में पच जाता है। भोजन क्या होता है, घुलनशील होकर मिडगट के अंदर, मिडगट पेट के अंदर जाकर पाचक का काम करता है। अब बचा हुआ अवशेष भोजन पाइलोरिक वाल्व से होता हुआ जो है बाहर निकल जाता है। बिना पचा हुआ भोजन मल द्वार से बाहर निकल जाता है। जो बिना पचा हुआ भोजन पीछे रहता है ना, वो मल द्वार से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, कीटों की देह भित्ति की संपूर्ण संरचना एवं कार्यों का जो है सचित्र वर्णन करना है। कीटों की देह भित्ति किस प्रकार की होती है, सबसे बाहर क्यूटिकल, आंतरिक क्यूटिकल और आंतरिक क्यूटिकल के अंदर शरीर के पार्ट्स जो पाए जाते हैं उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे, यानी कीटों की स्ट्रक्चर के बारे में। कीटों की शरीर भित्ति आंतरिक कोशिकीय परत पर एपिडर्मिस तथा बाह्य कोशिकीय परत क्यूटिकल की होती है। कीटों की जो है आंतरिक परत, जो यहाँ के अंदर की परत होती है वो तो एपिडर्मिस की होती है, और जो बाहर की होती है वो क्यूटिकल की बनी होती है, और उसको क्या कहते हैं, क्यूटिकुलर कहते हैं। तो उसमें सबसे पहले पढ़ते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या से होती है, जो अंदर वाली परत होती है। वो कैसी होती है कि एपिडर्मिस एक कोशिकीय की परत होती है जिसके कार्य निम्न होते हैं। एपिडर्मिस कितने कोशिकीय, एक कोशिकीय की परत जो कीटों के क्यूटिकल के नीचे पाई जाती है। इसका कार्य क्या होता है, क्यूटिकल स्राव। अब कीटों के क्यूटिकल के नीचे पाई जाएगी तो ये क्या काम किया करेगी, क्यूटिकल का स्राव करेगी। क्यूटिकल को जो है बनाने का काम करती है, पाचन, और पुराने क्यूटिकल का अवशोषण करती है। पुरानी क्यूटिकल जो है नष्ट हो जाती है, उसको अवशोषण का काम करती कौन करती है, एपिडर्मिस करती है।
घाव की मरम्मत, जैसे क्यूटिकल पर घाव हो गए तो उसकी मरम्मत कौन करेगी? एपिडर्मिस अंदर से स्राव करेगी केमिकल्स का, और वो घाव को मरम्मत करेंगे। सतही दृश्य को आकर्षण बनाना, जैसे रंग लाना, वो एपिडर्मिस का काम। जैसे कीटों की स्ट्रक्चर, बाहर की स्ट्रक्चर पर अलग अलग कलर होते हैं ना, वो एपिडर्मिस का काम होता है। अब आती है बाहर की संरचना, जिसको क्या कहते हैं? क्यूटिकल। क्यूटिकल के अंदर कितने परतें पाई जाती है? क्यूटिकल 3 परतों युक्त होती है। कितने परतों युक्त? 3 परतों युक्त, 3 परतें पाई जाती है। सबसे पहली होती है एंडोक्यूटिकल, जो सबसे क्या रहती है? अंदर। क्यूटिकल की सबसे अंदर वाली परत बने किसकी होती है? काइटिन और आर्थ्रोपोडिन की सबसे पतली और आंतरिक परत। क्यूटिकल की एंडोक्यूटिकल जो सबसे आंतरिक परत होती है, और काइटिन और आर्थ्रोपोडिन की सबसे पतली व आंतरिक परत होती है। अब आती है ये होगी एंडोक्यूटिकल, ये होगी एक्सोक्यूटिकल। एंडो के बाद में कौन आती है? एक्सोक्यूटिकल। ये किसकी बनी होती है? काइटिन और स्क्लेरोटिन प्रोटीन की बनी होती है। बहुत मोटी तथा गहरी कठोर होती है। मोटी और क्या होती है? गहरी कठोर, जो सेकेंड नंबर पे आती है। अब सबसे बाहर आती है एपिक्यूटिकल, सबसे बाहरी तथा बहुत पतली 5 परत पाई जाती है। सबसे बाहर की क्यूटिकल में कितनी परत पाई जाती है? 5। क्या क्या नाम होते हैं इनके? इनर एपिक्यूटिकल, इनर एपिक्यूटिकल, आउटर एपिक्यूटिकल और क्यूटिक्लिन, वायरलेज और सीमेंट लेयर। सबसे ऊपर सीमेंट लेयर, सबसे बाहर सीमेंट लेयर बोलते हैं। सीमेंट लेयर क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो कठोर होती है। ये हो गई इसकी स्ट्रक्चर। क्या है इसकी स्ट्रक्चर? ये एपिक्यूटिकल यहाँ पे होती है, यहाँ से इसमें रोम निकलते हुए, ये रोम बाहर की ओर निकलते हैं वे। ये अंदर का ली, जैसे एंडो, एक्सो और एपी, ऐसे हो गई, अलग अलग 3 लेयर्स हो जाती है। फंक्शन ऑफ बॉडी वॉल। क्यूटिकल के कार्य क्या होते हैं? अलग अलग क्या कार्यों में बंटे होते हैं, क्योंकि जैसे हमारे त्वचा है तो त्वचा के क्या क्या कार्य हो सकते हैं? जैसे शरीर से पानी को बाहर नहीं निकलने देना, और बॉडी पार्ट को, अंदर वाले बॉडी पार्ट को बचाना, इसके अलग अलग जैसे पड़ते हैं। यह है बाहरी कवच के रूप में कार्य करता है। सबसे बाहर क्यूटिकल होती है तो वो सबसे बाहरी होगी, तथा जबड़े व ओवियोजिटर को मजबूत करती है। जबड़े और ओवियोजिटर जो मूल में लगे होते हैं ना, उनको मजबूत करने का काम करती है। यह भौतिक शक्ति रसायनों से सुरक्षा और परभक्षियों से बचाती है। कीटों को परभक्षियों से क्या करती है? बचाती है। सबसे बाहरी कवच के रूप में कार्य करती है, तथा जबड़े में ओविएटर को मजबूत करती है, और भौतिक शक्ति रसायनों से सुरक्षा और परभक्षियों को बचाती है। ये अंगों तथा ट्रेकिया की भी सुरक्षा करती है। ट्रेकिया जो शरीर का पार्ट होता है उसको भी सुरक्षा प्रदान करती है। शरीर को आकृति प्रदान करती है। अब क्यूटिकल है, सबसे बाहर पड़ता है, तो वही शरीर को आकृति बनाएगी, शरीर के बार बार लगी रहेगी। तो क्यूटिकल पर पाए जाने वाले संवेदी अंग पर्यावरण को समझने में मदद करते हैं। क्यूटिकल पर क्या होता है? संवेदी अंग। जैसे हमारी चमड़ी पर बाल है, वो संवेदी अंग है। हमारी चमड़ी में पूरी में संवेदना होती है, तो मैं जैसे टच किया तो पता चल जाता है कि टच किया। तो इसमें भी ये क्यूटिकल होता है ना, ये संवेदी अंग होती है। क्यूटिकल में पाए जाने वाला वर्णक शरीर में रंग प्रदान करता है। अब शरीर, इसके अंदर अलग अलग वर्णक होते हैं, लाल, पीला, हरा, काला, नीला, तो वो अलग अलग रंग प्रदान करके कीटों की आकर्षणता को बढ़ाते हैं। आगे देखते हैं। अब जो है 2021 का नेक्स्ट पेपर आ गया है, तो ये छोटे वाले क्वेश्चन आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन में क्या देखते हैं? तीसरे का पहला, एप्टोरिगोटा। छोटी परिभाषा में पूछा गया है कि एप्टोरिगोटा क्या होता है, तो देखते हैं। ये सूक्ष्म आकार के होते हैं, प्राथमिक कीट। छोटे आकार के क्या है? प्राथमिक कीट है। छोटे छोटे आकार के प्राथमिक कीट है ये।
सूक्ष्म आकार के प्राथमिक कीट हैं, ये पंख रहित कीट होते हैं। एप्टोरिगेटा क्या होता है? छोटे आकार के सूक्ष्म कीट जिनमें पंख नहीं पाए जाते हैं, इनमें रूपांतरण बहुत कम या बिल्कुल होता है, इनमें वो रूपांतरण नहीं पाया जाता है, एक ही प्रकार के ये चलते रहते हैं। ये अधिक पिजेंटाइल उपांग होते हैं। मैंडिबल्स जो होते हैं ना, वो प्राय सिर के अग्र भाग में स्थित होते हैं, एक बिंदु पर घूमते हैं। मैंडिबल्स मुंह का पार्ट जो होता है ना, वो एक बिंदु पर घूमने का कार्य करते हैं और भोजन को जो है पकड़ कर पचाते हैं। इसको क्या कहते हैं? एप्टोरिगेटा। अगली परिभाषा देखते हैं, अग्रोन्मुखी। पार्थेनोगस, अग्रोन्मुखी। इस दशा में मुखांग आगे नीचे की ओर झुके लगे होते हैं तथा सिर पर मध्य रेखा की, शरीर की मध्य रेखा के समांतर होती है। सिर जो होता है ना, वो झुका रहता है आगे की ओर, और छोटा सिर पाया जाता है इनमें, जिनमें अग्रोन्मुखी, आगे की ओर झुका। नाम से पता चलता है कि क्या होता है? अग्रोन्मुखी, आगे की ओर झुका हुआ मुख, इसके बारे में लिखना होता है। और इसके अंदर एक मध्य के अंदर एक रेखा पाई जाती है शरीर की, जिसके अंदर समांतर होती है। ये किस में पाया जाता है? बिट्टल में। बिट्टल कीट होता है ना, उसके अंदर अग्रोन्मुखी। बिट्टल कीट, छोटे क्वेश्चन में ज्यादा पूछा जाता है कि बिट्टल कीट किस प्रकार के होते हैं, तो अग्रोन्मुखी प्रकार के पाए जाते हैं। अब है पार्थेनोजेनेसिस, अनिषेक जनन, बिना निषेचन के जनन होना, उसको क्या कहते हैं? अनिषेक जनन या पार्थेनोजेनेसिस। बिना निषेचन के प्रजनन करते हैं वे कीट। अनिषेक जनन करना क्या होता है, और करने वाले कीट क्या होता है? इसमें एपिड कीट होता है ना, मोइला वगैरह, सरसों का मोइला, एपिड, वो क्या होता है? अनिषेक जनन करते हैं। उनके अंदर निषेचन की क्रिया नहीं होती, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, उसके बिना ही नई संतति को जन्म देते हैं, उसको क्या कहते हैं? अनिषेक जनन। अब अगली परिभाषा है इंसेक्ट। इंसेक्ट क्या होता है? अब हम पढ़ भी रहे हैं एंटोमोलॉजी, और एंटोमो क्या होता है? मेन तो कीट ही होता है। कीटों की 5 जो हमारे गुण है वो मुख्यतः हमें पढ़ने होते हैं। तो उनमें इंसेक्ट, कीट जैसे कीटों का शरीर जो है अलग अलग खंडों में बटा होता है। सिर, वक्ष, उदर। सिर भी अलग अलग प्रकार के होता है, और उसमें पचाने वाले मुंह पाया जाता है। और वक्ष 3 प्रकार के होता है, और फिर उदर पाया जाता है। उदर भी अलग अलग कीटों में अलग अलग प्रकार के होता है, कोई में 5 खंड होते हैं, कोई में 10 खंड, और 12 खंडों के भी कीट पाए जाते हैं। कीटों का शरीर खंडों में विभाजित होता है, 3 भागों में विभाजित होता है, सिर, वक्ष, उदर। किन किन भागों में? सिर, वक्ष और उदर। कीटों के 3 पार्ट होते हैं। कीटों में श्रृंगिकाएं होती है, जो सुनने का, गंध का ज्ञान कराती है। कीटों में मुखांग जो है 3 जोड़ी, और पंख 2 जोड़ी। मुखांग कितने होते हैं? 3 जोड़ी मुखांग, 2 जोड़ी पंख। और संयुक्त, कोई कीटों में संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं, कोई में संयुक्त नेत्र नहीं पाए जाते हैं। तो ये कीटों की एक लंबी परिभाषा है, कीटों के बारे में आप कुछ भी लिख सकते हैं। अगला है निर्मोचन। निर्मोचन क्या होता है? कीट क्या है कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जब जाता है तो वो निर्मोचन की क्रिया करता है। जैसे अपनी त्वचा को उतार कर नई त्वचा आती है, और नई त्वचा आने पर उसमें एक आकार बदल जाता है। निर्मोचन कीटों में पाई जाने वाली वह प्रक्रिया जिसमें निश्चित समयावधि में पुराने क्यूटिकल को उतार कर नई क्यूटिकल को विकसित करना ही निर्मोचन कहलाता है। पुरानी क्यूटिकल उतरेगी और उसमें नई क्यूटिकल, नया कवर आएगा। क्यूटिकल के छोड़े जाने वाले भाग को एक्यूविया कहते हैं, एक्यूविया। और निर्मोचन कीटों को अपरिपक्व अवस्था से परिपक्व अवस्था की ओर जाने पर कई बार होता है। कीटों में, जैसे कोई पूछता है कीटों में निर्मोचन कितनी बार होता है, तो कीटों में निर्मोचन एक बार नहीं कई बार होता है, अलग अलग निर्मोचन होता है। जैसे कोई कीटों में शुरुआती अवस्था में निर्मोचन होता है, और निर्मोचन होने से, बार बार निर्मोचन होने से उसमें वयस्क अवस्था तक जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस बार पूछा है कि कीट और बरुथु में क्या अंतर है। कीट क्या है, इंसेक्ट क्या है, और बरुथी माइट क्या है। पीछे वाले डिपेंड में क्या पूछा था? माइट और बटरफ्लाइज, उनमें वो पूछा था। अब क्या पूछ रहा है? बरुथी और इंसेक्ट क्या होता है। तो कीटों के पास एंटीना पाई जाती है। हम कब शुरुआत से पढ़ ही रहे हैं कि एंटीना पाई जाती है, एंटीना के प्रकार होता है, अलग अलग कीटों में अलग अलग प्रकार की एंटीना पाई जाती है। बरुथी के पास एंटीना नहीं होती।
ये क्या है, इनमें एंटीना नहीं होगी। एंटीना नहीं होगी तो इनमें संवेदना की संभावना ही नहीं है, इनमें संवेदी अंग नहीं पाए जाते हैं। कीटों में पंख उपस्थित होते हैं। कीटों में पंख जो एक जगह से उड़कर दूसरी जगह पर जा सकते हैं और अलग अलग रंगों के पंख होते हैं। इनके अंदर जो है पंख अनुपस्थित होते हैं। ये क्या होती है, एक तरह की मकड़ियाँ होती है। ये क्या होती है, मकड़ियाँ, जो क्या बनाती है, झैले वगैरह बनाती है ना, उनको माइट या ब्रूती बोलते हैं। वयस्क अवस्था में 3 जोड़ी टांगे होती है, इनमें 4 जोड़ी टांगे पाई जाती है। इनकी एक्स्ट्रा बात है कि इनमें क्या पाई जाती है, 4 जोड़ी टांगे। इनमें टांगे कितनी होती है, 3 जोड़ी। और टांगे पाई कहाँ जाती है कीटों में, वक्ष के भागों में, वक्ष के नीचे की पश्चिम दिशा की ओर टांगे पाई जाती है। इनका शरीर 3 भागों में विभक्त होता है, सिर, वक्ष, उदर। तो इनका शरीर कितना, 2 भागों में ही होता है। माइट ब्रूती जो मकड़ी होती है ना, उसका 2 ही पार्ट होते हैं शरीर के। और कीटों के कितने होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। अगले वाला ये जो है, ये तो दे नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कीट की विशिष्ट टांग के भागों में तथा इनके विभिन्न उपांतरण के बारे में। कीटों की टांगें किस प्रकार की होती है, अलग अलग उसके प्रकार है, और जो है इनको हमें पढ़ना है कि कीटों में कितने प्रकार की टांगें होती है। बड़ा क्वेश्चन में है 5 में। आगे देखते हैं, कीटों की विशिष्ट टांगों के भाग। प्रत्येक कीट में 3 जोड़ी टांगे पाई जाती है। वक्ष के नीचे कितनी जोड़ी, 3 जोड़ी टांगे होती है, वक्ष के निचले स्तर पर लगी होती है। कीटों की आदत एवं उनके रहन सहन के आधार पर जो है अनेक रूपों में उनके वक्ष के निचले स्तर पर टांगे लगी होती है। कीटों की आदत एवं उनके रहन सहन के आधार पर कई रूपों में रूपांतरित हो जाती है। प्रत्येक टांग खंड युक्त होती है। ये खंड निम्न प्रकार के होते हैं। टांगों में क्या पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के खंड पाए जाते हैं। पहला खंड कौन सा है, कोक्सा। कीटों की टांगों 3 प्रकार की जो है 3 जोड़ी टांगे पाई जाती हैं। कहाँ पे, वक्ष के नीचे। तो और इसमें क्या पाई जाती है, एक टांग में अलग अलग, अभी